अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नॉवल खाली हाथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। उसने सामने बैठे दोनों मर्दों को बारी बारी देखा। एक वो था जो सर झुकाए शिकस्ता हारा हुआ सा बैठा था, जैसे अपना सब कुछ खो चुका हो, और वो था जिसके चेहरे का तासुफ और दुख इतना गहरा और आयां था, जैसे सब कुछ पाकर भी खो दिया हो, हार गया हो। उसकी जिंदगी के गुज़श्ता 15 साल भाप की तरह उड़ गए हों और पीछे बस एक सफेद सी तह रह गई हो जो सब तमाम हो जाने का पता देती हो। वो इन दोनों चेहरों में अपना वजूद तलाश कर रही थी। वो किसे अपना कहे और किसे पराया। वो जिसे वो पिछले 15 साल से बाबा कहती रही, या वो जो अब उसके मुंह से बाबा कहलवाने के लिए तड़प रहा है। वो किसका खून थी आखिर? किसकी नस्ल में से थी? जो उसे पालता रहा था वो, या जो बिना पाले ही उसका बाप होने का दावा कर रहा था? उसकी माँ खामोश थी क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने सब बताकर जैसे फैसला उस पर छोड़ दिया था, उस 15 साल की बच्ची पर। लेकिन क्या इतना काफी था? उसके अंदर जो एक शोर था, सवालात का हजूम था। जवाब कौन देता? लेकिन उसकी माँ एक ठंडे मुजस्मे की तरह बिल्कुल साख्त और जामद थी। वो अपनी बेटी को क्या बताती कि उसी मर्द ने 15 साल कबल भी उसे ऐसे ही संगी मुजस्मे में ही बदल दिया था। अगर बाहर बैठा वो दूसरा मर्द ना होता तो? उसने मुड़कर माँ की तरफ देखा जो रॉकिंग चेयर पर बैठी थी लेकिन झूल नहीं रही थी। उसकी साख्त सी पुतलियों में हल्का सा इर्ताश पैदा होता था, और वो फ्रेंच विंडो से बाहर इन दोनों को लॉन की कुर्सियों पर बैठा देख रही थी। वो जिसे 15 साल पहले के दौर में या इससे पहले के दौर में दाखिल हो रही थी। अली और इफ्जा की शादी ठीक ठाक किस्म की मोहब्बत के बाद हुई थी। ये बात सभी जानते थे। वो दोनों यूनिवर्सिटी फेलोज थे और वहीं उनकी मोहब्बत का आगाज हुआ था। पहले वो महज क्लास फेलो थे, फिर अच्छे दोस्त बने और जल्द ही ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। पूरी यूनिवर्सिटी उनकी मोहब्बत की गवाह थी। अली ने सारी यूनिवर्सिटी के सामने, इफ्जा के सामने, जमीन पे घुटनों के बल बैठकर हाथ में फूल थामे बिल्कुल रवायती अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। इफ्जा की इस हरकत पर पहले हैरान हुई थी और फिर उसने बखुशी उसके हाथ से फूल थाम लिए और मुस्कुरा दी। इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों ने जो इस मंजर के गवाह थे इन दोनों के लिए तालियां बजाई थी। उनकी मोहब्बत को सराहते उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। क्या मैं समझूं कि तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हो? जिस मोहब्बत की खुशबू को वो पहले से पा गई थी, उसके इकरार को सुनने के लिए बेचैन हुए जा रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ और पूरी यूनिवर्सिटी के सामने कर रहा हूँ, ताकि कल को हम दोनों में से कोई मुकर ना जाए। इफ्जा के लिए अली की ये बचकाना हरकत हंसी का बाइस बन रही थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो बिल्कुल टीन एज लड़कों की तरह की हरकतें कर रहा था। मैं तो कभी नहीं मुकरने वाली, लेकिन अगर तुम मुकर गए तो? वो एक अदा से उसे छेड़ रही थी। अपने वजूद से तो मुकर सकता हूँ, तुमसे मोहब्बत से कभी नहीं मुकर सकता। इफ्जा के लिए अली का ये अंदाज नया था। वो भले पहले से उसे पसंद करता था मगर कभी इजहार नहीं करता था। इफ्जा के लिए उसकी पसंदगी बस आंखों से अयां होती थी, लेकिन इस वक्त वो उससे खुलकर इजहार कर रहा था। फूल के बाद उसने एक छोटी सी मखमली डबिया उसके सामने की थी। इफ्जा ने उसे थामकर उसे खोला। अंदर एक हसीन सी 3 नगों वाली अंगूठी जगमगा रही थी। तो तुम ये मुझे कैद करने के लिए लाए हो? उसने खुद पहनने के बजाय अंगूठी निकालकर अली की जानिब बढ़ा दी कि वो ही इसे पहनाए। अली ने इसे थामकर खड़े होते हुए उसकी उंगली में पहना दी। तुम साहिरा हो जो मुझे कैद कर चुकी है। कोई तरीका तो मेरे पास भी हो तुम्हें कैद करने का। खूबसूरत अंगूठी हसीन हाथ की जीनत बन चुकी थी और वो उसकी जिंदगी की। इनकी मोहब्बत की राह में किसी ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। घर वालों ने खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल किया था। ये इन दोनों की जिंदगी थी और उसे वो साथ गुजारने का फैसला कर ही चुके थे, तो उनके घर वालों को क्या एतराज हो सकता था? इफ्जा अली के घर वालों को बेहद पसंद आई थी। वो उनकी तरह आला और ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती थी। अली के पापा ब्यूरोक्रेट थे तो इफ्जा के डैडी भी मिल ऑनर थे। दोनों खानदान एक दूसरे के हम पल्ला थे, सो उनका रिश्ता सबकी दिली आमादगी से तय पाया था। मंगनी के बाद इन्हें और आज़ादी मिल गई थी। उनका कपल लव बर्ड्स के नाम से मशहूर था और वो इस बात पर दिल खोलकर हंसा करते थे। कहीं से इन्हें मेड फॉर ईच अदर का टाइटल सुनने को मिलता और कहीं से चांद सूरज की जोड़ी का। अगर इफ्जा हसीन थी तो अली बेहद वजी, इफ्जा ज़हीन थी तो अली कमाल का हाजिर दिमाग। देखो दुनिया भी कहती है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अली महफूज होता था। दुनिया कहे ना कहे इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा मानना अहम है। हम मानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम बने हैं। इफ्जा की बात पे वो मुस्कुरा दिया। और हम मानते हैं तभी तो दुनिया से मनवा कर छोड़ा है, वो एक मान और अदा से कहती। अली को बड़ी प्यारी लगती। बहुत धूमधाम से उनकी शादी हुई थी। उनके जानने वालों में कोई ऐसा नहीं रहा था जो शादी पे मदु ना किया गया हो। पैसा था तो खूब शानो शौकत से लगाया भी गया था।
हफ्तों इनकी शादी के फंक्शंस चले थे। ढोल की मायों, मेहंदी, निकाह या बारात, वलीमा, किसी शय की कोई कमी न रखी गई थी। हर तकरीब को कामयाब बनाने के लिए एक से बढ़कर एक कोशिश की गई थी। डिजाइनर ड्रेसेस और महंगे पार्लर्स ने इफ्जा को किसी रियासत की शहजादी बना दिया था। बाकी कमी अली की वालाहाना नजरों और जज्बात लौटाती बातों ने पूरी कर दी थी कि वो इस कदर हसीन लग रही थी कि नजर ठहर ही नहीं पा रही थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई लड़की अपनी शादी पे इस कदर हसीन भी लग सकती है, वरना मैं बहुत पहले ही शादी कर लेता। वो उसके सामने बैठा उससे कह रहा था। इफ्जा की मेहंदी से सजी मखरूती उंगलियां अली के हाथ में थीं और वो उसकी उंगली में हीरे की नाजुक सी अंगूठी पहना रहा था। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि तुम जितना रोमांटिक एज अ बॉयफ्रेंड थे, उससे कहीं ज्यादा हस्बैंड बनकर होगे। वो पहले इस अंगूठी फिर अली की मोहब्बत से देखते हुए बोली थी, अभी तुम जानते ही क्या हो। उसने मोहब्बत से उसके हाथ पर बोसा दिया। शादी के बाद वो हनीमून पे महीने भर के लिए टर्की गए थे। तुमने क्या मांगा? नीली मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलकर दोनों ने शापर से जूते निकालकर इन शापर को वापस डब्बे में डाला था। वो अली की हमरा एक तरफ बनी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई थी ताकि अपनी जॉगर्स के तस्मों को बांध सके। मैंने तो तुम्हारा साथ मांगा है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। वो नासमझी से मुस्कुराकर उसकी जानिब देखने लगी। उसके माथे पे आए बाल उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे थे और वो इस लापरवाह से अंदाज में बेहद वजीह लग रहा था। वो घंटों उसे बैठकर देख सकती थी। हाँ, साथ हो, मगर मैं हमेशा के लिए साथ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मौत ही वो वाहिद शय हो जो हमें जुदा करे। वो कितनी देर अली की को इस बात पे देखती रही थी, जो अब मजे से तस्मे बांधकर उठकर खड़ा हुआ था। दोनों अब मस्जिद के आहिनी दरवाजे से बाहर निकलकर पत्थरों की मजबूत रविश पर चलकर प्रॉम की तरफ जा रहे थे। तुम इसी तरह हमेशा मुझे चाहते रहोगे अली? उसके कान में सरगोशी करते हुए पूछ रही थी। हाँ, अगर तुम हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रही तो। वो जवाब में उसे छेड़ रहा था। ट्राम का टिकट लेकर वो अब स्टेशन पर खड़े उसके आने के मुंतजिर थे। वहां इन जैसे बहुत से कपल्स हाथों में हाथ डाले खड़े थे, आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी। तुम मुझे इससे भी कहीं ज्यादा चाहते हो। ट्राम आ चुकी थी और वो दोनों उसमें सवार हो चुके थे। शादी को महीनों गुजरने के बाद भी जैसे इनका हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ था। वो ऐसे ही रोमियो जूलियट बने लापरवाही से घूमते थे जैसे शादी से पहले घुमा करते थे। मैं कभी तुम्हें बीवी के रूप में नहीं देखना चाहता। तुम हमेशा मेरी महबूबा ही रहोगी, वो प्यार से कहता था। लेकिन अब मैं महबूबा नहीं, बीवी हूँ, और मैं हमेशा बीवी ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो हकूक बीवियों के होते हैं गर्लफ्रेंड्स के नहीं हो सकते। बीवी नाम सुनते ही मुझे वहशत होने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई थानेदार नहीं हो जो डंडा लेकर पीछे पड़ गई हो। अजीब बेड़ी सी महसूस होती है पाँव में। वो मसनूई अदाकारी थी जिसने इफ्जा को हंसा दिया था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि यही अदाकारी जब हकीकत का रूप धारेगी तो उसे बहुत रुलाएगी। और जहां तक हकूक की बात है माय डियर, तो जिन्होंने हकूक नहीं देने होते वो बीवियों को भी नहीं देते। कुछ तो बीवियों के हकूक भी गर्लफ्रेंड्स को दे देते हैं। ये सब तो इंसान पर मुनहसिर है। वो उसकी बात से 100% मुतफिक थी। इस लम्हे वो नहीं जानती थी उसके सामने खड़ा उसके साथ यही सब करने जा रहा है। अली के पापा ने अपना असर सुख इस्तेमाल करके उसे एक आला ओहदे पर लगवा लिया था। उसकी पोस्टिंग लाहौर हुई थी और वो इफ्जा को भी अपने साथ ही ले जाना चाहता था। अभी जाकर ज्वाइनिंग दो, कुछ वक्त लगेगा, मैं तुम्हारे यहाँ पोस्टिंग करवा दूंगा। यूं भी कराची और लाहौर में इतना फासला ही कितना है। पापा ने उसे तसल्ली दी थी। वो इफ्जा को छोड़कर कतन जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। आप भले मेरी वापसी पोस्टिंग मत करवाएं, लेकिन इफ्जा का मेरे साथ जाने का बंदोबस्त करवा दें बस। उसके पापा ने उसे तसल्ली दी थी कि वो ऐसा ही करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? वो उसके जाने का सुनकर रूहान सी हो गई। मैं जल्द पापा से कहकर तुम्हें बुलवा लूंगा, भले घर मिले ना मिले, हम किसी रेस्ट हाउस में रह लेंगे, मगर हम साथ ही रहेंगे। बस कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर हम साथ होंगे। अली ने बाप की बात मानते हुए चुपचाप लाहौर जाकर ज्वाइनिंग दे दी थी। महीने बाद उसे बाप के अससों की ही बदौलत घर भी मिल गया था और उसने जल्द ही इफ्जा को अपने पास बुला लिया था। और इस एक महीने में भी वो कितने चक्कर घर के लगा चुका था। दिन रात उससे फोन और मैसेज के जरिए राब्ते में था। इससे इफ्जा को तसल्ली रहती थी कि वो इतना मसरूफ होकर भी उसे याद रखे हुए है। इस एक महीने में मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे लिए हर रिश्ते से ज्यादा अहम हो। कोई मुझे वैसे याद नहीं था जैसे कि तुम। किसी को मैंने इतना मिस नहीं किया जितना कि तुम्हें। किसी के लिए मैं इतने घंटों का सफर तय करके ना आता कभी जैसे तुम्हारे लिए आता था। इस एक महीने की दूरी ने जैसे इन्हें और करीब किया था। मैं सोचता हूँ कि हम इस शहर में नए हैं और अकेले भी, हमें अपने मेल जोल में इजाफा करना चाहिए। यूं भी ये मेरे कैरियर के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह जल्दी तरक्की मिलती है। आजकल के दौर की यही डिमांड है कि हम अपनी पीआर बढ़ाएं। क्या तुम इस सब में मुझे हेल्प आउट कर सकती हो? एक रोज वो खाने की मेज पर इफ्जा से कह रहा था। इफ्जा उसकी बात से 100% मुत्तफिक थी। तुम्हें मेरी किस किस्म की हेल्प चाहिए? मैं अपने एक कुलीग को खाने पर मधु करना चाहता हूँ। उसकी बहुत पीआर है।
इस फील्ड में उसके ज़रिए मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। खुद वो कुछ अजीब सा है, लेकिन उसकी बीवी बड़ी टैलेंटेड है, वो भी साथ आएगी और वो खासी शौकीन मिजाज है। खाना और कंपनी उनके मयार का होना चाहिए ताकि उनसे हमारे ताल्लुकात मजबूत हो सकें, क्योंकि अगर रमीज़ को खुश करना है तो उसकी बीवी को खुश करना होगा। उसने अली के कहने पर ऐसा ही शानदार खाना और कंपनी दी थी जो उसे आगे बढ़ने और ताल्लुकात मजबूत करने में मामून साबित हो सके। उस रात डिनर पर इफ्जा को एहसास हुआ था कि अली ने ये डिनर रमीज से ज्यादा नीलम के एहसास में दिया था। रमीज से ज्यादा उसकी नीलम से दोस्ती दिखाई दे रही थी। रमीज जैसे एक आम सा कुलीग हो और नीलम एक करीबी दोस्त। अली के नजदीक वो जिंदगी से भरपूर औरत थी और औरतों को ऐसा ही होना चाहिए था जैसी कि वो थी। हालांकि इफ्जा को वो पहली मुलाकात में ही अच्छी नहीं लगी थी, अलबत्ता रमीज उसके मुकाबिल खासा सुलझा हुआ था। इफ्जा बहुत हैरान हुई थी कि वो दोनों एक साथ इतने सालों से कैसे हैं। दोनों की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। डिनर के दौरान नीलम और अली ही बोलते रहे थे और वो दोनों खामोश थे। उसने इससे पहले अली को किसी खातून से ऐसे बेतकल्लुफ होते नहीं देखा था जैसे वो इस रात नीलम से हो रहा था। या शायद ये नीलम की शख्सियत थी कि जो दूसरों को उससे बेतकल्लुफ हो जाने पर मजबूर करती थी, मतलब दूसरे मर्दों को। तुम्हें खुद को ग्रूम करने की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीलम ने खुद को कर रखा है, एक रोज उसने इफ्जा से कहा था। लेकिन मेरे ख्याल में मैं खासी ग्रूम्ड हूँ। वो अली की बात पर पहले पहल तो कुछ कहने ही पाई, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आया था कि ये जुमला अली ने उससे कहा है। फिर उसने जवाब दिया तो बड़ी ही मुश्किल और देर से, ये तुम्हारा ख्याल है, जो कि खासा बोसीदा है। न जाने अली को क्या हुआ था, वो तो उसकी ड्रेसिंग सेंस और पर्सनैलिटी की हमेशा ही बेहद सराहता था। बल्कि वो क्या, सभी उसकी तारीफ करते थे कि उसने हमेशा ही खुद को अपडेट कर रखा था। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं नीलम की तरह बेहुदा ड्रेसिंग करूं तो वो मैं नहीं कर सकती। मैं खुद को एक्सपोज नहीं कर सकती। अगर यही अपडेट होता है तो मैं आउटडेटेड ही ठीक हूँ। अली ने उसकी तलखी से कहे जुमले पे महज उसे एक नजर देखा था, कहा कुछ नहीं था। इफ्जा ने नीलम की इस ड्रेसिंग को निशाना बनाया था जो उसे पहले ही दिन पहली नजर में ही बुरी लगी थी। नीलम की ड्रेसिंग से लगता था कि वो हर कपड़ा पहनती थी जो मर्दों के लिए दावत नजारा का काम देते थे। लेकिन इस वक्त अफसोस उसे नीलम पे नहीं, अली पे था, जो एक ऐसी औरत से उसका मुवाजना कर रहा था जिनका वो शादी से कबल मजाक उड़ाया करता था। अब वो ऐसी औरतों की सफ में ही अपनी बीवी को खड़ा करना चाहता था। उस दिन तो अली खामोश हो गया था, लेकिन अब वही अली जो उठते बैठते इफ्जा को, उसकी ड्रेसिंग सेंस को, उसकी शानदार पर्सनैलिटी को सराहता था, बुरी तरह इफ्जा को एहसास दिलाने लगा था कि वो हर लिहाज से कहीं पीछे रह गई है। हालांकि वो किसी तौर भी खुद को किसी से कम नहीं समझती थी और हकीकत भी यही थी। वो घर की, अली की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के बावजूद अपने आप को उसी तरह रखे हुए थी जैसे वो शादी से पहले थी। लेकिन अली को अब बहुत से एतराज होने लगे थे जिनका उसके पास कोई हल नहीं था, सवाए उसके कि वो खुद पे पहले से ज्यादा तवज्जो देने लगी थी। इतनी कॉन्शियस तो वो उस दौर में भी नहीं थी जब वो और अली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, साथ घूमते थे, और ना ही अपनी मंगनी के दौर में। लेकिन अली की बदलती तरजीहात ने उसे चुकन्ना कर दिया था और वो हर सूरत उसकी बदलती पसंद के साथ खुद को बदल रही थी। हाँ, एक काम जो वो नहीं कर पाई थी वो नीलम की तरह सरेआम मर्दों से बेतकल्लुफी और बेहुदा ड्रेसिंग थी। जिंदगी अब पहले से काफी बदल गई थी। अब वो अमली जिंदगी में कदम रख चुके थे। नौकरी और शादी दोनों जिम्मेदारियां उठाने का नाम होता है, लापरवाही दिखाने का नहीं। बर्दाश्त और कुर्बानी का नाम होता है, अपनी मनमानी का नहीं। यही बात अब इन दोनों के दरमियान आने लगी थी। तुम अब जरूरत से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहने लगे। वो जरा किए बिना न रह सकी। खाने की मेज पर पड़ी तमाम डिशेस अली को एकदम बदमजा लगी थी। इससे अगला निवाला लेना मुहाल हो गया था। वो हफ्ते बाद दुबई से वापस आया था। हफ्ते पहले वो महज 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दुबई गया था और वहां से उससे फिर कतर जाना पड़ गया था। हफ्ते बाद वो दोनों यूं इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे। बहुत अरसे बाद इफ्सा ने उसकी पसंद की हर डिश खुद बनाई थी। ये दिन उसके लिए खास था, ये रात उसके लिए खास बनने जा रही थी। या तो सब बनने जा रहा था या सब बिगड़ने। ये फैसला आने वाले वक्त ने करना था। जरूरत यही घर से बाहर रहता हूँ। जरूरत ना पड़े तो क्या जरूरत है मुझे घर से बाहर रहने की। अभी भी ऑफिस के काम से गया था और जितने दिन लगे वो भी ऑफिस के काम की वजह से ही लग गए, वरना तुम जानती हो कि मेरा कोई इरादा नहीं था इतने दिन ठहरने का। तलखी से जवाब देते उसने कोल्ड ड्रिंक का घूंट घूंट अंदर उतारा। क्या इस जरूरत का नाम नीलम है? उसने तीखी निगाहों से उसे देखा। मुझे शक करने वाली बीवियां जहर लगती हैं। गुस्से से भींचे लबों से उसने इफ्जा को देखा था। मैं वैसे भी तुम्हें अब जहरी लगने लगी हूँ अली, चाहे मैं शक करूं या यकीन, क्योंकि अब मैं महबूबा से बीवी के दर्जे पर आ गई हूँ। वो दर्जा जिससे तुम्हें यूं भी नफरत रही है, जो तुम्हें एक बीड़ी लगता है, और बीड़ी से कभी किसी इंसान को मोहब्बत नहीं होती। वो हमेशा उससे आजादी चाहता है। इस सब बकवास का क्या मकसद है? क्या तुम नीलम से मिलते हो? हाँ, मिलता हूँ, जैसे मैं अपनी बाकी दोस्तों से मिलता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह। क्यों, अब तुम्हें मेरे नीलम से मिलने पे भी एतराज है? वो पहले से ज्यादा तुर्शी से बोला था। इफ्जा खाने का चम्मच रख चुकी थी। वो अब अजीब सी नजरों से उसे देख रही थी। इन नजरों में कुछ ऐसा था कि अली बुरी तरह बौखला गया था। आज तक इफ्जा की ऐसी आर पार होती नजर उसने नहीं देखी थी।
रोज मिलते हो या कभी कभार? वो बस उसे देख रही थी। कभी कभार? उसने इफ्जा की तरफ देखने से इज्तनाब किया था। कितना कभी कभार? हफ्ते में एक बार या महीने में? अब अली को एहसास हो रहा था कि इतनी उसकी नजरें अजीब नहीं थी जितना उसका अंदाज, और उससे भी कहीं ज्यादा सवालात अजीब थे। ये कैसी बकवास है इफ्जा? वो अब बुरी तरह चिढ़ चुका था, सो चिल्ला उठा था। या कभी कभार से मुराद दिन में कई बार है। तुम ये किस किस्म की बातें कर रही हो? जिस किस्म की तुम हरकतें कर रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो साफ मुकर गया था। ये उसका खासा था कि वो मौके पे मुकर जाने वालों में से था, इसलिए शायद वो इस मोहब्बत से भी मुकर गया था जो उसे इफ्जा से रही थी। इफ्जा को जैसे रोना आ गया था। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि अभी तुम ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन शायद तुम जल्दी कर डालोगे। उसने खुद को रोने से बाज रखा था। खुलकर कहो जो कहना है। मुझे ये चूहे बिल्ली का खेल सख्त बुरा लगता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम खुलकर सामने आओ। मुझे भी ये लुका छुपी सख्त चिढ़ाती है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि एक शादीशुदा औरत से एक शादीशुदा मर्द का ये किस किस्म का ताल्लुक है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ। हम दोस्त हैं और बस। उसने दो टोक जवाब दिया था। काश वाकई ये बस ही होता। उसने दुख से सोचा था। मुझे भी ये लगा था कि तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन रमीज इस बात को नहीं मान रहा, क्योंकि उसका कहना है कि ये सब दोस्ती से कहीं आगे की बात है। दोस्ती में कोई किसी को अपने ऑफिशियल टूर पर तो साथ नहीं लेकर जाता। अब मैं रमीज को क्या जवाब देती? वो जैसे खुद पे मुस्कुरा दी थी, एक तंज भरी मुस्कुराहट जिसने अली को फ्रीज कर दिया था। रमीज का नाम सुनते ही अली हिल तक नहीं सका था। वो बस खामोशी से इफ्जा को देख रहा था, उसकी बात को समझ रहा था। ये सब तुमसे रमीज ने कहा? कितनी देर लगी थी उसे ये सवाल करने में। इफ्जा अब की बार खामोशी से उसे देखती रही थी। वो मेंटली डिस्टर्ब इंसान है और तुम क्या हो अली? उसका लहजा पहले से कहीं ज्यादा सर्द हो चुका था, सर्द से ज्यादा जहरीला। वो तुमसे झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, और तुम हो कि उसकी बातों का यकीन कर रही हो। तो किसकी बातों का यकीन करूं? तुम्हारी, जो अपने किए से मुकर जाता है, दूसरों को झूठा और खुद को सच्चा कहता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो गुस्से से लब भींच कर चिल्लाया था। तुम सच भी नहीं बोल रहे। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बात शुरू की थी कि मैंने अपने कुछ टेस्ट कराए थे चंद दिन पहले। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अली ने होंगकोंग की तरह उसकी तरफ देखा था। तुम क्या कर रही हो? उसे लगा था उसने गलत सुना है। हाँ, तुमने ठीक सुना। मैं बहुत अरसे से तुम्हें ये बात बताना चाह रही थी, लेकिन अब तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि तुम तसल्ली से मेरे साथ बैठो और मेरी बात सुनो, या शायद अब तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते। उसने बगौर उसका चेहरा देखा जो लब भींचे उसे देख रहा था। मुझे लगा था कि तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, लेकिन तुम तो किसी सदमे का शिकार लगते हो। तनसिया मुस्कुराते हुए वो उसे देख रही थी। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि अभी फैमिली प्लान करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, और तुमने तुमने मुझसे पूछे बगैर अकेले ये फैसला कैसे ले लिया? तुमने मेडिसिन लेना क्यों छोड़ी? वो गुस्से से चिल्लाया था। साथ में सामने पड़ा ग्लास उसने जमीन पर पटक डाला था। वो कुछ इसी किस्म का रिएक्शन देगा, इफ्जा को अंदाजा था। शादी के शुरू के दिनों में ही उसने इफ्जा को बता दिया था कि वो शादी के कम अज कम 5 साल बाद तक औलाद नहीं चाहता। इफ्जा तब खामोश हो गई थी, लेकिन अब उसे 5 तो क्या 2 साल भी गुजारने मुश्किल लग रहे थे। औलाद की ख्वाहिश एक औरत के अंदर जैसे खुदकार अमल की तरह काम करती है, जिससे वो किसी का और पीछा नहीं छुड़ा सकती। इफ्जा के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि ये मेरा हक है, कानूनी और शरई हक, जिसे तुम तो क्या कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। जवाबन वो भी चिल्लाई थी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। हम बाद में भी प्लान कर सकते हैं। आखिर तुम्हें किस चीज की जल्दी है? वो दबा दबा सा गुर्राया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि इफ्जा का मुंह तोड़ डाले, जिसने बैठे बिठाए उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। मैं अपने अंदर की इस ख्वाहिश को मजीद दबा नहीं सकती, और मैं अपने पैरों पे ऐसी किसी जंजीर का इजाफा नहीं कर सकता। इफ्जा ने बेयकीनी से उसे देखा था। तुम अपनी औलाद को जंजीर कह रहे हो? क्या तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर रखना चाहते थे कि तुम बीवी के हर हक से मुझे दस्तबरदार कर डालो, जिसमें सबसे अवलीन औलाद का हक है? और अब भी तुम यूं रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये कोई गुनाह हो। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे फिलहाल औलाद नहीं चाहिए। बस बेहतर है कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। इफ्जा ने मजीद बेयकीनी से कुछ देर उसे देखा था और एक झटके से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। अपने पीछे उसने बहुत से बर्तनों के गिरने की आवाज सुनी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अब सब बिगड़ चुका था। वो रात वाकई यादगार साबित हुई थी। उसे जिन दिनों अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, इन्हीं दिनों उसके मोबाइल पर रमीज की कॉल आई थी। वो बहुत खुश थी और अपनी इस खुशी को अली से शेयर करने जा रही थी। हालांकि वो जानती थी कि अली इस बात को सुनकर इस तरह कभी खुश नहीं होगा जैसे वो थी, लेकिन उसे लगा था कि वो अली को मना लेगी। ये ठीक था कि उसे औलाद की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो ये बात सुनकर जल्द या बदीर अपना लेगा। तभी रमीज की कॉल ने उस पर एक अजीब बात का इंकशाफ किया था। ये अली के दुबई जाने से हफ्ता पहले की बात थी। भाभी, अली की इन दिनों क्या मसरूफियात हैं? वो सलाम दुआ के बाद सीधा इस मौजू की तरफ आ गया था जिसके लिए उसने फ़ोन किया था। ऑफिस के कामों में ही खासा बिजी है, रात भी अक्सर लेट आता है। अगले हफ्ते दुबई जा रहा है ऑफिस के किसी काम से। कोई और ऐसी तब्दीली जो आपने नोट की हो? वो चौंकी थी। आप खुलकर बात करें।
अली और नीलम, मेरा मतलब है कि आप समझ रही हैं ना, वो कहते हुए झिझक रहा था। वो नहीं समझ रही थी, इस बात को समझने से अपने ज़हन को रोक रही थी और जो उसका ज़हन उसे समझा रहा था। वो जिस खदशे को कितने अरसे से टाल रही थी, एक भयानक हकीकत बनकर उसके सामने आंखड़ा हुआ था, जिसे अब वो किसी और के मुंह से सुन रही थी। आपको किसने कहा ये सब? मैंने खुद इन दोनों को साथ देखा है बहुत बार। नीलम तो इस किस्म की औरत है भाभी, जिसे मैं पिछले 7 सालों से मुख्तलिफ मर्दों के साथ देखता आ रहा हूँ। वो कभी मेरे ही दोस्त होते हैं, कभी उसके दोस्त के दोस्त या उसकी दोस्तों के शौहर। मेरे लिए कुछ नया नहीं है। लेकिन अली, वो आपका घर खराब कर रही है। अली को समझाएं, अपना घर बचाएं। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो उस औरत के शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुन रही जिसकी अली दिन रात तारीफ करता था। लेकिन वो उसे क्यों बता रहा था? अपनी बीवी को दो लगाकर सुधारता क्यों नहीं था? अपनी बीवी के इतने अफेयर्स को जान लेने के बाद भी वो खामोश था। आप ऐसी औरत के साथ रह क्यों रहे हैं जिसके इतने मर्दों से रिलेशन रहे हैं? आप कैसे इसी ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पर बर्दाश्त कर रहे हैं? वो बेहद हैरान थी और उसने अपनी हैरत को छुपाया भी नहीं था। उसे बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें जानती है जो मैं नहीं चाहता कि दुनिया मेरे बारे में जाने। इसलिए इस जैसी औरत को मैं नहीं छोड़ सकता। दूसरे लफ्जों में, इस ब्लैकमेलर को बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी बन चुकी है, जिससे वो फायदा उठाती है। वो वह ठहर ठहर कर बता रहा था। और वो आपको क्यों नहीं छोड़ देती? छोड़ देगी जिस दिन उसे मुझसे ज्यादा दौलतमंद इंसान अपनाने को तैयार होगा। अभी तक तो उसे जो भी मिलता है दिल लगे के लिए मिलता है, अपनाने को कोई तैयार नहीं होता। वो तन से हंस दिया था। इफ्जा तो मुस्कुरा तक नहीं सकी थी। और अली, क्या वो सीरियस है? उसने किसी ख्वाब की सी कैफियत से पूछा था। ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपको अली को समझाना होगा, अपने घर को बचाना होगा। अभी भी वो अली के साथ दुबई जा रही है और वहां से वो दोनों कतर जाएंगे। क्या आप उसे महज दोस्ती का नाम देंगी? और वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि उसका महबूब शौहर करता क्या फिर रहा है। अली 2 दिन का कहकर दुबई चला गया था और वो पीछे से दुआएं करती रही थी कि काश वो 2 दिन बाद लौट आए। और 2 दिन दुबई में रहने के बाद उसे कॉल करके बता रहा था कि उसे ऑफिस के किसी काम से कतर जाना है। रमीज की बात हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई थी। उसे इस सब का यकीन करना ही पड़ा था। लेकिन उसे अब आगे क्या करना था? क्या वो अली से दो टोक बात करे या वो नीलम को जाकर सबक सिखाए? लेकिन वो नीलम से जाकर क्या कहेगी भला? ये कोई एकतरफा कहानी तो थी नहीं। नीलम के साथ साथ उसका शौहर भी इसी कहानी का हिस्सा था। दुख उसे इस बात का था कि उसका महबूब शौहर किसी और की जुल्फों का असीर हो चुका था, वो भी इस कदर जल्दी। अभी तो इनकी शादी को महज 2 साल ही हुए थे। उसने अपनी रूठती मोहब्बत और बिखरते घर को बचाने का तहिया करते अली से दो टोक बात करने का फैसला कर लिया था। अगले चंद दिन इन दोनों ने एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था। इतने दिन इफ्जा महज रोती रही थी। उसने खाना पीना भी तर्क कर दिया था। वो अली और अपने कमरे में सोने के बजाय गेस्ट रूम में सोई थी। ये सब कुछ अली जानता था, लेकिन उसने फिर भी कोई परवाह नहीं की। उसे इस बात से भी जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उससे इतने दिनों से बात नहीं कर रही। मुझे लगता है कि मैं कुछ घंटे तुमसे बात ना करूं तो मेरा दिल बैठ जाएगा। वो यूनिवर्सिटी के दिनों की बात थी जिसे याद करके वो बहुत रोई थी। अब 4 दिन गुजर चुके थे और उसने इफ्जा से बात नहीं की थी, ना ही इफ्जा ने उसे मुखातिब किया था। हाय री मोहब्बत, कैसी प्यारी यादें छोड़ जाती है जो बाद में कोड़े की तरह लगती और फोड़े की तरह दुखती हैं। आंख में आई नमी उसने तंजिया मुस्कुराहट लिए उंगली के फूल से साफ कर डाली थी। तुमने क्या सोचा है फिर हमारी जिंदगी के बारे में? रात उसने अली के कमरे में खुद ही जाने का फैसला किया था। वो जो इन दोनों का मुश्तरका कमरा था, अब उसे बस अली का कमरा लगने लगा था। वो वहां कहीं नहीं थी। भले उसका सामान जा बजा बिखरा था, लेकिन उसका वजूद वहां नहीं था। मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुमने वो किया? वो उल्टा उससे जिरा कर रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औलाद का कत्ल करवाते? हाँ, नहीं आती। अब तुम अपनी ये ड्रामाबाजी बंद करो और जो मैंने कहा है वो करो। इंतहाई ढिठाई से उसने इफ्सा की आंखों में आंखें डालकर कहा था। तुम नीलम को छोड़ दोगे अगर मैंने ये किया तो? नीलम कहाँ से आ गई बीच में? उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर है कि उसका नाम मत लो। नीलम ही तो आई है बीच में, उसी का तो सारा लेना देना है। वो ना होती तो तुम ऐसे ना होते। फिर शायद मोहब्बत से ही सही मैं तुम्हें मना लेती। और अब शर्त यही है कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगी तो तुम्हें भी मेरी बात मानना होगी। तुम्हें नीलम को छोड़ना होगा और वादा करना होगा कि दोबारा कभी उससे ताल्लुक नहीं रखोगे। बताओ, तुम ऐसा करोगे? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कमाल ढिठाई थी जो उस पर खत्म थी। तो फिर मुझसे भी ऐसा करने को मत कहो। अली का बस नहीं चल रहा था थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर डाले। तुम मेरी बात ना मानकर अपना घर और हमारा रिश्ता तबाह कर रही हो। इफ्जा तड़प उठी थी। वो किस रिश्ते की बात कर रहा था जो वो खुद अपने हाथों तबाह कर रहा था, वो भी एक दूसरी औरत को बीच में लाकर? अपने बच्चे की कातिल बन जाओ। क्या इससे हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा? क्या इससे मेरा तबाही के किनारे खड़ा मकान जो कभी घर हुआ करता था बच जाएगा? तुम तो फिर भी नीलम से किनारा नहीं करोगे, उसे नहीं छोड़ोगे। वो तो अब हमारे दरमियान ही रहेगी। तो फिर मैं क्यों अपने बच्चे का कत्ल करूं तुम्हारे लिए? मैं क्यों इस कमजोर रिश्ते के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दूं? सब कुछ मैं ही क्यों करूं? 4 महीने वो शॉक्ड हुआ था। उसने बाकी कुछ नहीं सुना था।
वाहिद काम का जुमला यही था जो उसने सुना था, और अब तुम मुझे बता रही हो। वो गुस्से से इतना पागल हो गया था कि उसने इफ्जा का गला दबोच लिया था और अनकरीब था कि वो उसे दबा ही डालता। तुमने मेरी मसरूफियात का फायदा उठाकर मुझे धोखे में रखा, छुपाया मुझसे इतने अरसे झूठी, मकार, दगाबाज औरत। इफ्जा अपना आप उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक झटके से उसने उसके मजबूत गिरफ्त से खुद को आज़ाद कर लिया था। वो अब बुरी तरह खांस रही थी। खांसते हुए उस जानवर नुमा इंसान को देखा जो अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश में गहरे गहरे सांस भर रहा था और एक हाथ से अपने ही बालों को नोच रहा था। हाँ, छुपाया है क्योंकि तुम जैसे बाप इसी काबिल हुआ करते हैं कि इनसे औलाद की खुशी छुपाई जाए। वो खांसते हुए उसे कह रही थी, जानते हो क्यों? क्योंकि वो औलाद की खुशियां खा जाने वाले होते हैं। अली फिर से उस पर झिपटा था, लेकिन अब की बार इफ्जा ने उसे परे धकेल डाला था। तुम जो अच्छे शौहर नहीं बन सके, अच्छे बाप क्या बनते? बीवी तुम्हारी बेड़ी लगती है और औलाद जंजीर। तुम तो किसी किस्म की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो शादी क्यों की थी मुझसे? बोलो, जवाब दो। क्यों शादी की थी जब यही सब करना था? मुझे बर्बाद करना था, मेरा दिल उजाड़ना था, अपनी औलाद को कत्ल करना था। तुम जैसे मर्द बीवी और औलाद की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते। वो चिल्लाई थी। अली दूर खड़ा उसे देखता और सुनता रहा था। हाँ, नहीं करना चाहिए थी मुझे तुमसे शादी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए थी। गलती हो गई मुझसे। अब क्या करूं जब हो गई गलती? तो कैसे सुधारूं इस गलती को? वो एकदम फट पड़ा था। इफ्जा वहीं सुन रह गई थी, पथराई नजरों से उसे देखने लगी थी। क्या यही सुनना रह गया था बस? वो जो उसे जिंदगी का हसीन इत्तफाक कहता था, कैसे उसे बदतरीन हकीकत ठहरा रहा था। जिस मोहब्बत के वो दम भरता था, अब खड़ा कैसे नफरत से उसका जिक्र कर रहा था। जो भी था, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो नीलम को पसंद करने लगा है और वो तस्लीम कर चुकी थी। उसे औलाद को मारने का कह रहा है। वो समझ रही थी उसे एक तरफ लगा रहा है, वो जान चुकी थी, लेकिन उसकी मोहब्बत को बड़ी गलती कहकर नफरत से थूक रहा है, ये मानने को वो तैयार नहीं थी। वो सबकी तवक्को कर सकती थी सिवाय इस एक चीज के। इसी गलती को सुधारना चाहता हूँ, तभी नीलम को जिंदगी में लाया हूँ और उसे अब मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इफ्जा कितनी देर उसे बेयकीनी से देखती रही थी। अगर किसी को छोड़ना है तो वो तुम हो, इफ्जा अहमद। वो यकदम इफ्जा अली से इफ्जा अहमद हो गई थी। यकदम जिंदगी इतनी बदल गई थी। अगर किसी को इस घर से, मेरी जिंदगी से दफा होना है तो वो तुम हो। अगर तुमने इस बच्चे की जिद की तो दिल से तो वो निकाल ही चुका था। अब जिंदगी और घर में रहकर उसे करना ही क्या था? लेकिन नहीं, इतनी आसानी से ये सब नहीं हो सकता था। वो कैसे इतनी आसानी से सब छोड़ सकती थी? हर शय से दस्तबरदार हो सकती थी। ये जिंदगी थी। इन दोनों की जिंदगी कोई स्टेज का ड्रामा नहीं कि एक अच्छा ना लगा तो चलो अगले के अच्छे होने की उम्मीद रखती। मत करो ये सब अली। वो एकदम पिघल गई थी। शायद यही मसालियत की आखिरी कोशिश थी जो उसे अपनाना थी। औरत घर बचाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करती है। वो मर्द की तरह एक बार में घर तबाह नहीं कर डालती। उसे भी यही कोशिश करना थी। अली उसी तरह गुस्से से भरा खड़ा था। उसकी तरफ अब देख तक नहीं रहा था। शायद वो देखे जाने के काबिल भी नहीं रही थी उसके लिए। हम फिर से ये पहले जैसे हो सकते हैं? वो जैसे भीख मांगने पर आ गई थी। अपनी सारी अना उसने कुचल डाली थी, अपने घर, इस रिश्ते और अपनी मोहब्बत के लिए। देखो, हमारी औलाद बेटी भी हो सकती है। उसे तुम्हारी जरूरत होगी, अपने बाप की। मुझे तुम्हारी जरूरत है, अपने शौहर की। ऐसे हमारा घर मत खराब करो। तुम, मैं और वो कितनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। उसे अपना आप भिखारी लग रहा था। एक बड़े घर की बेटी एक बड़े घर के बेटे से बड़ी चीज कितनी छोटी बनकर मांग रही थी। मुझे औलाद, खासकर बेटी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसे मेरी जरूरत होगी, तुम्हें मेरी जरूरत होगी, लेकिन मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है अब। वो पत्थर बना खड़ा था और वो उसे मोम करना जा रही थी। यही गलत कर रही थी। बेटी को बीच में लाकर तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। हाथ जोड़कर, पांव पड़कर मुझे मेरे फैसले से हटा नहीं सकती। नीलम को मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता और तुम्हारी औलाद को किसी कीमत पर नहीं अपना सकता। अब तुम इस बारे में सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इस घर में मेरे साथ रहना है या चले जाना है? इस सब का दारोमदार तुम्हारे फैसले पे है। एक बात याद रखना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी। जिसे फर्क पड़ेगा वो तुम खुद होगी। इफ्जा एकदम खामोश हो गई थी। बेयकीनी, शॉक्ड और हैरत से उसे देख रही थी। वो कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह गया था। ना सिर्फ कह गया था बल्कि कहकर बाहर निकल गया था। उसकी सारी कोशिशें झाग साबित हो गई थी। वो उसे सब साफ समझा कर गया था कि वो नीलम को नहीं छोड़ेगा, अपनी औलाद को नहीं अपनाएगा, जिसे वो सरासर उसकी औलाद कहकर चलता बना था। दोनों रास्ते उसके लिए नाकाबिले कबूल थे कि वो अब अली के लिए नाकाबिले कबूल हो चुकी थी। वो अपने कमरे में खड़ी अपना सामान समेट रही थी, बिल्कुल मेकानिकी अंदाज में। चंद जरूरत की चीजें अपनी ट्रॉली बैग में रख रही थी। अब उसके लिए कुछ अहम नहीं रहा था कि वो हर शय अपने साथ लेकर जाती। बस जो जरूरी था वो ले जा रही थी। कुछ कपड़े, कागजात और जिंदा रहने के लिए सांस। वो जो कहता था कि उसे चाहने के लिए बस एक ही वजह काफी है और वो मोहब्बत है, तो उसने उसी एक वजह को बेवजह तमाम कर डाला था।
अब चाहने की कोई वजह नहीं रही थी, मोहब्बत नहीं रही थी। वो कमरे से ट्रॉली बैग घसीट कर अब बाहर ले जा रही थी। बाहर कहीं कोई नहीं था। अली शायद इससे पहले ही घर से जा चुका था। वो अब अपने बैग समेत गाड़ी में बैठ चुकी थी। घर को मुड़कर उसने एक बार भी नहीं देखा था। जो अपना नहीं रहा था उसे अब क्या देखना। जिस मोहब्बत के बारे में वो उससे पूछता था कि वो कहीं उससे मुकर तो नहीं जाएगी, आज वो उसी मोहब्बत से खुद मुकर गया था। गाड़ी गेट से बाहर जा रही थी। वो जो कहता था कि हमारा घर हमसे है और हम हमारी मोहब्बत से, उसने हमको ही अलग करके अब तुम और मैं बना डाला था। अब घर ना बाकी था ना मोहब्बत। इर्द गिर्द के मनाजिर तेजी से गुजर रहे थे, जैसे जिंदगी के 2 बरस तेजी से गुजर गए थे। वो जो कहता था कि तुमने मुझ पर कोई तिलस्म कर डाला है इफ्जा, मैं तुम्हारी कैद में हूँ। तिलस्म का असर जाइल हो चुका था, वो आजाद हो चुका था। वो जो कहता था कि तुम मेरी जिंदगी हो और मैं कभी तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता, उसने जिंदगी बिना जिंदा रहने का सामान कर लिया था। अपनी सारी सोच बदल डाली थी और नई सोचों नई जिंदगी में वो कहीं नहीं थी। बस सब तमाम हुआ। मोहब्बत, जिंदगी और इफ्जा भी जिंदगी का एक बाब, सबसे अहम बाब, रोबा जवाल हुआ। उसके वालिदैन उसके ससुराल वालों से राब्ते में थे। दोनों खानदानों के लिए ये सब हैरान कुन था। दोनों तरफ ये एक जैसी परेशानी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यकदम अली को हुआ क्या है, और इफ्जा समझा नहीं पा रही थी कि ये सब यकदम नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज हुआ। वो बहुत पहले से बदलते बदलते अब मुकम्मल बदल चुका था। आजम साहब ने अली को फोन करके ठीक ठाक नाराजगी का इजहार किया था। उसे हर तरह से धमकाया था, आग कर देने का भी कहा था, लेकिन वो किसी तौर अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो अनकरीब नीलम से शादी कर रहा था। नीलम और रमीज में तलाक हो चुकी थी और ये तलाक नीलम ने अपनी मर्जी से ली थी। रमीज को भला क्या एतराज हो सकता था, वो तो कब से उसे छोड़ना चाहता था। ये तो नीलम ही थी जो उसकी दौलत के सबब उसे चिपकी बैठी थी। अब उसे अली की सूरत एक बेहतरीन ऑप्शन नजर आया था। उसने रमीज से पीछा छुड़ा लिया था। ना जाने कैसी बला उसे चिपट गई थी कि वो किसी सूरत नहीं मान रहा। मॉम ने अफसोस से सर हिलाया। हाँ, वो खूबसूरत और बेबाक बला थी जिसके मुकाबिल अब कोई औरत नहीं ठहर सकती थी, और इफ्जा तो कभी नहीं। इफ्जा ने बस मॉम को देखकर सोचा था, तुम्हें यूं अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था इफ्जा, उसका मुकाबला करना चाहिए था। ये सहरिश थी, उसकी बड़ी बहन। वो जरूर मुकाबला करती अगर कहीं मुकाबला हो रहा होता। वो तो बिना मुकाबला ही हार चुकी थी। कम से कम अली ने तो उसे यही बावर करवाया था कि उसका और नीलम का कोई मुकाबला है ही नहीं। घर वाला उसका अपना नहीं रहा था तो वो किस हैसियत से घर को अपना कहती, किस हक से उसमें रहती। तुम दोनों की मोहब्बत तो मिसाली थी, फिर ये सब कैसे हो गया। ये जरिश थी, उसकी यूनिवर्सिटी फेलो, उनकी मोहब्बत की गवाह। वो तो खुद सोच रही थी कि ऐसी मिसाली मोहब्बत का ऐसा मिसाली अंजाम, ये सब क्या हो गया। उसका जवाब तो वो खुद भी जानना चाहती थी। काश कोई उसे भी बता सकता कि ये सब जो हुआ ये क्यों हुआ था। कोई अपना शौहर किसी दूसरी औरत के लिए कैसे छोड़ सकता है। उसके भाई ने कहा था, ये वो नहीं थी जो अपना शौहर किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ कर आई थी, ये तो उसका शौहर था जिसने किसी दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ दिया था। वो हंसते हंसते रो दी थी। अपनी कमाईगी का एहसास और बढ़ गया था। ना जाने कितने लोग थे और कितनी बातें थी जो खत्म ना होने में आ रही थी। वो किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। उसे किसी बात का कोई जवाब मालूम ही कहाँ था। जितना बाकी सब हैरान थे, उससे कहीं ज्यादा हैरान वो खुद थी। जितना बाकी सब नहीं समझ पा रहे थे कि हुआ क्या है, उससे कहीं ज्यादा उसकी समझ में नहीं आता था कि हुआ क्या है। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, ना कोई शिकवा ना शिकायत, ना वो रोती थी ना सोचती थी। सब मुंजमद हो गया था। उसके आंसू, उसकी सोचें, दिल और इफ्जा खुद भी। जिस दिन उसे अली और नीलम की शादी की खबर मिली थी, उस रोज वो बेतहाशा रोई थी। शायद अब तक उसे उम्मीद थी कि ये सब ख्वाब है और कभी भी उसकी आंख खुल जाएगी, ये सब कुछ उसे ठीक मिलेगा। पहले जैसा शायद उसे लगता था कि अली बदल जाएगा, वो अपना फैसला वापस ले लेगा और आकर कहेगा कि बुद्धू बन गई ना, कैसा मजाक किया था मैंने कि हिला डाला। उसकी मोहब्बत उसे वापस ले आएगी। शायद उसे खुशफहमी थी कि उसके घर से चले जाने पर वो उसकी कमी महसूस करेगा। 2 साल साथ रहने से एक दूसरे की जो आदत पड़ गई थी, वो आदत ही उसे मजबूर कर देगी। ना जाने कितने शायद थे जो यूं ही बीच में रह गए, कहीं कुछ नहीं हुआ था तो बस इतना कि अब वो पहली बीवी और गुज़िश्ता मोहब्बत बनकर रह गई थी, और नीलम दूसरी और मौजूदा मोहब्बत। मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं जिंदा कैसे रहूंगी। बस इस रोज उसने ये सवाल अपने आप से किया था, और तभी उसके वजूद में मौजूद एक दूसरे वजूद ने अंगड़ाई भरकर उसे बता दिया था कि वो जिंदा क्यों और कैसे है। उसे जिंदा रहना था क्योंकि उसे जिंदा रखा गया था, उसके लिए जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। हमारी जिंदगी में बस एक ही रिश्ता तो नहीं होता जिसके लिए हम जीते हैं, दूसरे बहुत से रिश्ते भी होते हैं जिनके लिए हमें जिंदा रहना पड़ता है। उसके पास भी अब एक ऐसा रिश्ता था। अब भले मैं बीवी रहूं या नहीं, मैं माँ हूं और मुझे इसी एक रिश्ते का सारी जिंदगी सोचना है। आंख में आए सभी आंसू उसने बहा डाले थे आखिरी बार उस शख्स के लिए जो उसका शौहर था, जिसे अब मजीद उसका शौहर नहीं रहना था। मैं तलाक चाहती हूँ, उसने कई हफ्ते गुजारने के बाद एक रोज खुद से अली को फोन किया था। जब उस शख्स के साथ रहना ही नहीं था तो वो उसके नाम का टे लगाकर क्यों फिरती, क्यों
दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक अदद शौहर रखती हूँ, उसका नाम ले लिए घूमती वो अपने माँ बाप पे कभी भी बोझ नहीं बनेगी। ना वो इस घर पर भारी थी, ना वालिदैन और भाइयों की जेब पर। उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी जिसे वो इस्तेमाल कर सकती थी। उसकी तलाक लेने के इस फैसले में उसके बाप भाइयों ने उसकी तायीद की थी। जब वो उसे रखना ही नहीं चाहता और ना ही ये रहना चाहती है तो खत्म करें इस रिश्ते को। बड़े भाई ने डैड से कहा था। डैड भी यही सोच रहे थे, लेकिन वो इफ्जा की तरफ देख रहे थे जो अब भी खामोश थी। वो इस सिलसिले में उसकी राय जानना चाहते थे, क्योंकि अब तक वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो क्या चाहती है। तुम क्या चाहती हो इफ्जा? क्या तुम वापस जाना चाहती हो? क्या तुम अली के साथ रहना चाहती हो, जो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है? डैड ने उससे पूछा था। मैं उससे ताल्लुक पर फाते पड़ चुकी हूँ, अब मैं वापस क्यों जाऊंगी? औलाद मेरी है, उसका अली से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसे थूक चुका है। किसी गुनाह की तरह मैं दोबारा क्यों अपनी औलाद की तजलील करवाने उसके पास जाऊं? तो फिर मैं खुला का नोटिस भिजवा देता हूँ। डैड इसी फैसले पर पहुंचे थे। नहीं, वो मुझे तलाक दे देगा। मैं जानती हूँ आपको किसी किस्म का नोटिस भिजवाने की जरूरत नहीं है। मुझसे कहीं ज्यादा वो इस रिश्ते को खत्म करने में दिलचस्पी रखता होगा। बड़ी तकलीफ महसूस की थी उसने इस जुमले की अदायगी में। उसी रात इफ्ता ने उसे कॉल की थी, घर छोड़ने के 3 माह बाद और नीलम से अली की शादी के 2 माह बाद। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर जरूर पूरा करूंगा। उसने एक से दूसरी कोई बात नहीं की थी। इफ्जा का दिल अंदर ही अंदर रोया था, लेकिन बाहर से वो साख्त रही थी, किसी पत्थर की तरह। वो कितनी खुशी खुशी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने पर आमादा हो गया था। ऐसे इस रिश्ते को उतार कर फेंक देना चाहता था, जैसे किसी गले पड़े बोझ को जो कंधे झुका डालता है। अभी तलाक नहीं हो सकती। तुम मेरी बेटी की पैदाइश के बाद मुझे तलाक भिजवा देना। उसने मेरी बेटी पर जोर दिया था। अली ने सब सुनकर खामोशी से फोन रख दिया था। अपनी इस तजलील पे वो उस रात बहुत तड़पी थी, बहुत रोई थी। उसकी हैसियत बस इतनी सी थी। एक बार भी उस शख्स ने उसे उस ताल्लुक को कायम रखने की बात नहीं की थी। एक बार ही सही उसे कह देता कि वो इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता, वो उसे तलाक नहीं देना चाहता। झूठा ही सही मान रख लेता। रहमत की पैदाइश के ठीक 45 दिन के बाद तलाक के कागजात उसके हाथ में थे, जिसे बस वो किसी सहीफे की तरह अजबर किए जा रही थी, रोए बगैर, आंसू बहाए बगैर। अब वो बाहर से नहीं अंदर से रोया करती थी, बाहर से जीकर अंदर से मर जाया करती थी। कितना आसान होता है इतना मजबूत रिश्ता खत्म कर डालना। बस 2 बोल बना देते हैं और 2 बोल बिगाड़ देते हैं। लेकिन इंसान दिल का क्या करे, जिसमें कहीं कुछ जड़ें गड़ जाती हैं मोहब्बत की। वो कई कई बार इस कागज को निकाल कर पढ़ा करती थी, जो रिश्ते जिस्म में किसी कांटे की तरह पेवस हो जाएं कि बस चुभते और दुखते रहें। इन्हें निकाल कर अलग कर देना ही अच्छा होता है। कम अज कम आपको दर्द नहीं रहता। बिलाकर पूरे 2 माह इस कागज को अजबर करने के बाद उसने इसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका रिश्ता हो चुका था। अब और नहीं रोना मुझे। मुझे अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना और जीना है। जिंदगी इस एक रिश्ते पे खत्म नहीं होगी। जिंदगी एक नए रिश्ते पे शुरू होने जा रही है। उसने खुद को मजबूत करने का सोचा था। वो माँ थी, उसे अब मजबूत ही रहना था। मैं पहले आना चाहता था, लेकिन सोचा कि तुम अभी इद्दत में होगी। रमीज उससे मिलने कराची आया था, उसके सामने बैठा था। उससे अफसोस कर रहा था इस नुकसान पर जो उसका हुआ था। दोनों की एक सी कहानी थी, एक का शौहर, दूसरे की बीवी। लेकिन फर्क था, बहुत फर्क था। जिस कहानी के इख्तिताम पे वो मर गई थी, उसी कहानी के इख्तिताम पर वो जी उठा था। जिस हकीकत को उसे कबूल करने में बहुत वक्त और दिक्कत लगी थी, उसे वो न जाने कब का खुशी से कबूल किए बैठा था। नीलम ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। उसे बस मेरे पैसे से प्यार था, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी। चलो वो ये कहकर तो खुद को समझा सकता था, तसल्ली दे सकता था, लेकिन वो ये तक नहीं कह सकती थी। अली ने बड़ी गलती की है तुम्हें छोड़कर। उसने नीलम को चुना है, हीरे को छोड़ा है। मेरे नजदीक ये घाटे का सौदा है। अब उसे फर्क क्या पड़ना था, भले वो हीरा हो या याकूत, मरजान हो या नीलम। अब तो वो बस खाक ही रह गई थी। लेकिन वो शख्स बनना चाहता हूँ जो नफा का सौदा करे, पत्थर के बदले हीरा चुन ले। इफ्जा ने नासमझी से उसे देखा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी इफ्जा? इफ्जा ने उसे यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह डाली थी उसने। जब वो दोनों शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वो उसके तासरात को समझ रहा था, तभी कह रहा था, क्या आप ये शादी इसलिए करना चाहते हैं कि आप अली से बदला ले सकें, नीलम को तड़पा सकें? उसे एकदम गुस्सा आ गया था। भला उससे शादी का और क्या मकसद हो सकता था? हरगिज नहीं। मैं बस तुमसे बिना किसी सबब और वजह के शादी करना चाहता हूँ। ये जो रिश्ते बिला वजह बनते हैं, ये आगे चलकर बड़ा दुख देते हैं। एक बार तुमने धोखा खाया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही धोखेबाज है। एक बार एतबार टूटे तो दोबारा एतबार करना पड़ता है। मुझ पे एतबार करो। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, उसे नाम देना चाहता हूँ, उसका बाप बनना चाहता हूँ। जब उसका सगा बाप उसका बाप नहीं बन सका तो आप क्या पड़ी है इसका बाप बनने की? वो तल्ख हो गई थी। औलाद के मैं इतने सालों से तड़प रहा हूँ इफ्जा। अब मुझे किसी ऐसी औरत से ही शादी करना है जिसकी औलाद हो। उसकी औलाद को मैं अपनी औलाद कह सकूं, अपनी औलाद बना सकूं।
वो जैसे उसे और रहमत को अपनाने के लिए तैयार होकर आया था। बेहतर होगा आप किसी ऐसी औरत से शादी कर लें जो आपको आपकी औलाद दे सके। इस तरह जब आपकी अपनी औलाद होगी तो आप इस पराई औलाद से इंसाफ नहीं कर सकेंगे। वो दूसरे लफ्जों में उसे इनकार कर रही थी। ऐसा हो सकता अगर तो नीलम को क्यों इतने अरसे बर्दाश्त करता, कब का उसे तलाक देकर किसी और से शादी करके खुशबाश जिंदगी ना गुजार रहा होता। इफ्जा ने उसे नासमझी से देखा। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं नीलम के बारे में सब जान लेने के बावजूद उसके साथ क्यों रह रहा हूँ, उसे छोड़ता क्यों नहीं हूँ। तो उसकी वजह यही थी कि वो जानती थी कि मैं बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता और वो इस बात को अपने तौर से कैश कराकर मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती थी। मेरी कमी का ढंडोरा पीट कर मेरी खुद इतमादी मार डालना चाहती थी। मैं इसी बात से डरता था, इसीलिए उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। तुमसे शादी की भी यही वजह है इफ्जा कि मैं रहमत चाहता हूँ लेकिन इससे महरूम हूँ। मैं कभी बाप नहीं बन सकता लेकिन मैं बाप बनने का एक रास्ता जानता हूँ जो अपना रहा हूँ। मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, तुम ही क्यों नहीं, कोई और क्यों। क्या तुम इसी तरह एक रिश्ते के पीछे खुद को खत्म कर डालोगी? क्या जिंदगी पे तुम्हारा कोई हक नहीं? अपनी बेटी का सोचो जिसे माँ के साथ बाप की मोहब्बत भी चाहिए। तुम दोनों मेरी जरूरत हो इफ्जा, जैसे मैं तुम दोनों की हूँ। एक रिश्ता बहुत से रिश्ते जोड़ डालेगा। मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। रमीज ने उसे वक्त दिया कि वो सोचकर ही फैसला करे, जबकि फैसला उसने उसी वक्त कर लिया था कि उसे रमीज से शादी कर लेनी चाहिए। उसे अपनी बेटी को एक बाप का नाम देना चाहिए। रमीज बखुशी उसके लिए तैयार था, तो वो क्यों रहमत के लिए फैसला ना करती। वो क्यों अपनी झूठी अना का लिबादा ओढ़े फिरती। उसे अपने लिए रहमत के लिए जिंदगी को आसान बनाना था, मोहब्बत के लिए ना सही, रहमत के लिए ही सही। उसे रमीज का साथ अपनाना था। ये तुमने कैसी घटिया हरकत की है। उसकी रमीज से शादी करके हफ्ते बाद ही अली ने उसे कॉल की थी। वो बुरी तरह चिल्लाया था। मैंने ऐसा क्या किया है सिवाय एक शादी के? वो कौन था जो उससे वजाहत तलब कर रहा था? तुम्हें शादी के लिए यही शख्स मिला था? हाँ, जैसे तुम्हें शादी के लिए बस वही औरत मिली थी। उसने ठंडे से अंदाज में अपने बालों की लट को उंगली पे लपेटते कहा था। तुम जानती थी कि वो नीलम का शौहर रहा है, तब भी? इफ्जा की बुरी तरह हंसी आ गई। ये कौन सी गैरत थी जो अब उमड़ रही थी? हाँ, तब भी, जब तुमने नहीं सोचा कि तुम किसी के शौहर हो। नीलम किसी की बीवी है तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं। मैंने उससे शादी का फैसला तब किया जब वो किसी का शौहर नहीं था, ना मैं किसी की बीवी थी। और तब भी मैं गलत हूँ। तुमने शादी का फैसला तब लिया जब तुम किसी के शौहर और नीलम किसी की बीवी थी। तब भी तुम ठीक हो। अली आजम, तुम होते कौन हो मुझे ये जताने वाले कि मैंने गलत किया? ये मेरी जिंदगी है और इसके तमाम फैसलों का हक भी मेरा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम्हारी जिंदगी के सभी फैसलों का हक तुम्हारा है। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए रमीज से शादी की है, क्या मैं जानता नहीं हूँ? वो गुस्से से पागल हो रहा था। अव्वल तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर किया भी है तो बहुत अच्छा किया है। इससे बदला लेने की नीयत से उसने ये शादी नहीं की थी, ये सच था। लेकिन अब उसे अपने फैसले पे पहले से ज्यादा तमानियत का एहसास हो रहा था। अली का यूं तड़पना उसे अजीब तरह से मजा दे गया था। वो इस शादी से बेसुकून था, इस बात से उसे सुकून मिल रहा था। मैं जानता हूँ इस रमीज को, उसने हम दोनों से बदला लिया है, मुझसे और नीलम से। वो मुझे ये दिखाना चाहता है कि अगर मैंने उसकी बीवी से शादी की है तो उसने मेरी बीवी से शादी कर ली है। वो नीलम को दिखाना चाहता था कि वो उसी औरत को अपना रहा है जिसे उसका शौहर छोड़ रहा है। तुमने ऐसे शख्स से शादी की कैसे? शायद तुम भी मुझे दिखाना चाहती थी कि तुम उसी मर्द से शादी करोगी जिसकी बीवी ने तुम्हारे शौहर से शादी की है। देखना ये शादी कितनी नापायदार साबित होगी। बस चंद दिन और बस। जो ही रमीज को लगेगा कि उसके इंतकाम की आग ठंडी हो गई है, वो तुमसे ये रिश्ता खत्म कर डालेगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने किस कदर गलत फैसला किया था उससे शादी करके। इफ्जा एक पल को डर गई थी। अगर ऐसा ही हुआ तो जैसा अली कह रहा है तो क्या होगा? क्या वो एक बार फिर से तमाशा बन जाएगी? फिर से एक मर्द के हाथों तबाह हो जाएगी? फिर से एक घर पाकर बेघर हो जाएगी? उसने अली की इस कॉल के बाद दिन रात अल्लाह से दुआएं की थी कि ऐसा कुछ भी ना हो। एक बार बुरा हो जाने के बाद आगे सब अच्छा ही हो। वो इतनी बुरी भी नहीं है कि उसे बार बार धोखा ही मिले। इफ्जा बहुत डर गई थी। हर पल उसे यही धड़का लगा रहता था कि अभी रमीज आएगा और उसे अली की तरह इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा। लेकिन पूरा साल गुजरने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी दिन रात की दुआएं अजीब तर्ज से कबूल होती दिखाई दे रही थी। रहमत से वो इतनी मोहब्बत करता था कि शायद ही अली कभी कर पाता। वो ऑफिस से घर आ जाने के बाद अपना सारा वक्त रहमत को देता था। उसे उठाए फिरता था, उससे खेलता था, गोद में उठाकर उसे सुलाने के लिए कमरे के चक्कर लगाता रहता था। वो रहमत की आंख में कभी आंसू नहीं देता था। रात रात भर उसके साथ जागता था। बीमारी में इफ्जा के बजाय वो उसका ख्याल रखता था। इफ्जा से कहीं ज्यादा वो रहमत का ख्याल रखता था। रहमत भी इफ्जा की निस्बत दिन ब दिन रमीज से ज्यादा मानूस और करीब होती जा रही थी। इफ्जा इस बात पर जितना शुक्र करती कम था कि इस मिन बाप की बच्ची को उसका बाप मिल गया था। रमीज एक अच्छा बाप होने के साथ एक अच्छा शौहर भी साबित हुआ था। वक्त गुजरने के साथ साथ इर्जा को एहसास होने लगा कि वो उसका अली से कहीं बढ़कर ख्याल रखता है। बाज बातों में अली और उसका कोई मैच नहीं था। अली बहुत सी बातें महज कहता था,
करता नहीं था, जबकि रमीज अमली कदम उठाने पे ज्यादा यकीन रखता था। अली की मोहब्बत में शिद्दत थी, लेकिन वो ऐसे पानी जैसी थी जो तेज बहाव का होता है, गिरता है और बहकर आगे निकल जाता है, पीछे अपना निशान नहीं छोड़ता। रमीज की मोहब्बत हल्की बूंदाबांदी की सी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मट्टी पर गिरती और जज्ब होकर उसे सैराब कर देने वाली होती है, आबाद कर देने वाली, खुशहाली लाने वाली। एक मोहब्बत ने उसे तबाह किया था और एक मोहब्बत ने उसे फिर से जीना सिखाया था। मोहब्बत के खुला को मोहब्बत ने ही भर डाला था। मोहब्बत के खला को मोहब्बत ही भरा करती है। वो पिछली मोहब्बत को खोकर इस मोहब्बत को पाकर बेहद मुतमईन थी और एक भरपूर जिंदगी गुजार रही थी, जिसपे उसकी पिछली जिंदगी और पिछली मोहब्बत की कोई छाप नहीं रही थी। उसकी पुरसकून जिंदगी में इंतशार का पत्थर 15 साल बाद तब गिरा, जब उसे एक रोज मॉल में अचानक अली दिखाई दिया था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और औरत थी जो नीलम नहीं थी। इफ्जा ने अली को पहचान लिया था, लेकिन वो उसके साथ चलती उस औरत को नहीं पहचान सकी थी। गुजरते वक्त ने अली पे कोई ऐसा खास असर नहीं छोड़ा था कि अगर वो उसे पहचान ना पाती, फिर इंसान अपने सितमगर को कैसे भूल सकता था। वो भी नहीं भूली थी। उसे देखकर भी इफ्जा ने अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गई। अली तब तक उसे देख चुका था और अपने साथ मौजूद उस औरत के कान में कुछ कहकर इफ्जा के पीछे आया था। इफ्जा रुको। वो उसके ऐन सामने आकर खड़ा हुआ था। हल्के भूरे रंग की पैंट पर उसने हल्के आसमानी रंग की ब्रांडेड शर्ट पहन रखी थी। इफ्जा रुककर अजनबी नजरों से उसे देख रही थी। अली की नजरों में उसके लिए गहरी शनासाई थी, अपनायत, लगावट और बहुत कुछ जो वो समझ नहीं पा रही थी। मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं अली हूँ। वो भला उसे कैसे ना पहचानती, जिसने उसे तबाही के आखिरी हद पे ले जाकर खड़ा कर दिया था। वो इसी तरह सर्द और अजनबी नजरों से उसे देखती रही थी। मुझे लगता है कि अब तुम मुझे कभी नहीं मिल सकोगी। मैं कितने अरसे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने तुम्हारी फैमिली से भी तुम्हारा एड्रेस निकलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। रमीज की रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अचानक यूं मुझे यहाँ मिल जाओगी। शायद मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं, शायद अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया है। वो बहुत पुरजोश था, यूं जैसे बरसों का बिछड़ा कोई बहुत प्यारा मिल गया हो। इफ्जा ने कदरे हैरत से उसके अंदाज और लहजे में मौजूद खुशी को महसूस किया था। इतने बरसों बाद आखिर उसे इफ्जा के मिलने की इस कदर खुशी क्यों हो रही थी? वो कब से उसे इतनी प्यारी हो गई थी कि वो उसके मिलने की दुआएं मांगता रहा था और अब मिल जाने पर खुशी से बेकाबू हो रहा था। यहाँ कनाडा में कब से हो? वो ऐसे दोस्ताना लहजे में बात कर रहा था जैसे वो अपना और उसका माजी भूल चुका। 5 साल से वो लोग रमीज के रिटायरमेंट डे लेने के बाद ही कनाडा मुंतकिल हुए थे। रहमत की हायर स्टडीज के लिए उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि इन्हें पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो जाना चाहिए। और एक वजह सामने खड़ा शख्स भी था कि वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो इंसान जिंदगी के किसी मोड़ पे भी रहमत से मिले, उससे मिलकर उस पर अपना किसी किस्म का ताल्लुक जाहिर करे। मैं भी पिछले 5 साल से ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तब मैं ये नहीं जानता था कि तुम वहां हो ही नहीं जहां मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। मेरी बेटी कैसी है इफ्जा? इफ्जा उसके मुंह से ये आखिरी जुमला सुनकर बुरी तरह चौंकी थी। वो उससे इस बच्ची की बात कर रहा था जिसके वजूद को वजह बनाकर वो दोनों अलग हुए थे। उस औलाद को मेरी कह रहा था जिसे वो 15 साल पहले उसकी औलाद कहकर ठुकरा चुका था। तुम किस बेटी की बात कर रहे हो? कम अज कम मैं तुम्हारी किसी औलाद को नहीं जानती, उसने तनफुर भरे लहजे में कहा और आगे बढ़ गई। वो अब उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। वो जल्द अज जल्द इससे दूर भाग जाना चाहती थी। मेरी बात सुनो इफ्जा, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताओ कि वो कहाँ और कैसी है। वो उसके साथ चल रहा था, लहजे में बेचैनी थी और इसी बेचैनी से वो कदम कदम उसके साथ आगे बढ़ रहा था। तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी। वो मेरी बेटी है और मैं तुम्हारा साया भी अपनी बेटी पे नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। तुम्हारा इस बच्ची से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। तुम उससे मेरा ताल्लुक नहीं तोड़ सकती। ये ताल्लुक तुमने खुद तोड़ा था, मैंने नहीं। उस वक्त मैं पागल था, गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मेरा गलती करने का कोई इरादा है। प्लीज इफ्जा, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। मैं पिछले 5 साल से पागलों की तरह उसे देखने के लिए तड़प रहा हूँ। वो मेरी इकलौती औलाद है, मुझे ऐसी सजा मत दो, मुझे उससे यूं दूर मत करो। इफ्जा चौंकी थी। मुझसे गलती हुई कि नीलम को तुम्हारे मुकाबले में चुना। कहाँ तुम और कहाँ वो? तुम दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। इफ्जा ने उसकी बात पर उसे तंजिया मुस्कुरा कर देखा था। हाँ, कहाँ मैं थी और कहाँ वो? मैं रमीज जैसा अच्छा इंसान डिजर्व करती थी, इसीलिए अब मैं उसके साथ हूँ, और वो तुम्हारे जैसा घटिया मर्द, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। वो अब मेरे साथ नहीं है, वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ना घर का सुख, ना वफा, कुछ नहीं, औलाद तक नहीं। उसके लिए मैंने अपने लिए हमदर्दी थी और वो यही चाहता था कि वो भी उससे हमदर्दी जताए, उस पर तरस खाए। लेकिन इफ्जा को ना उससे हमदर्दी थी और ना ही उस पर तरस आया था। वो इसी काबिल था जिस घर के सुख और सुकून को लात मार कर वो नीलम के पास गया था, वो भला उसे मिल भी कैसे सकता था? जिस औलाद को वो थूक कर गया था, वो उसे कैसे मिल सकती थी? वो खुद क्या था जो वफा के लिए तड़प रहा था? जो कुछ हुआ था उसके साथ अच्छा हुआ था, ये उसके अपने हाथों की कमाई थी। वो इसी सब के लायक था। नीलम के जाने के बाद मैंने
इरम से शादी की, लेकिन उससे भी मेरी कोई औलाद ना हो सकी। फिर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि 6 साल पहले होने वाले कार एक्सीडेंट में मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो चुका हूँ। देखो मुझे कैसी सजा मिली है कुदरत की तरफ से। जब कुदरत ने मुझे औलाद देना चाही तो मैंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, और जब मैंने औलाद चाही तो कुदरत ने मुझे देने से इनकार कर दिया। वो जैसे रोज देने को था, फिर भी इफ्जा को उस पर तरस नहीं आया। उसे इस शख्स पर कभी तरस आ भी नहीं सकता था। वाहिद जज्बा जो वो इस शख्स के लिए महसूस कर सकती थी वो नफरत का था। ये सब मुझे बताने का मकसद इफ्जा का लहजा हनूज सर था। वो देखो मैं अपने किए की सजा पा रहा हूँ, और ये सजा मुझे कुदरत दे रही है। तुमने जो कुछ किया उसकी सजा कुदरत ही दे सकती थी। मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे गले लगाकर औलाद की ठंडक पाना चाहता हूँ। वो अब जैसे भीख मांग रहा था। एक वक्त था कि यही भीख इफ्जा ने मांगी थी, अब वो मांग रहा था। उसने कितनी बेरहमी से कहा था कि उसे अब इफ्जा और उसकी बेटी की कोई जरूरत नहीं है। कैसे अब वो इसी इफ्जा के आगे उसी बेटी के लिए हाथ जोड़ रहा था, उसी बेटी से मिलने को तरस रहा था। वो नहीं जानती कि उसका बाप कोई और है। वो रमीज को ही अपना बाप समझती है, और मैं कभी उसे बताना भी नहीं चाहती कि उसका बाप तुम जैसा घटिया इंसान है। बराए मेहरबानी उसे अपने वजूद से अनजान ही रहने दो तो अच्छा है। तुमने उससे मेरी शिनाख्त छुपाई है। वो यूं बेयकीन हो रहा था जैसे उसकी औलाद होना रहमत के लिए काबिल फख्र एजाज हो। तो क्या उसे मैं ये बताती कि उसके बाप ने उसकी माँ को उसकी वजह से छोड़ दिया था? क्या मैं उसे ये बताती कि उसका बाप किसी गाली की तरह उसके वजूद को उसकी माँ के मुंह पे मारकर चलता बना था? क्या तुमसे जुड़ी कोई चीज भी ऐसी थी जो मैं अपनी बेटी को बताती? वो फट पड़ी थी। उसकी आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि इर्द गिर्द खड़े कुछ लोगों ने मुड़कर उन्हें देखा था, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। तुम्हें उसे सच बताना चाहिए था कि उसका बाप मैं हूँ। फिर वो फैसला करती कि वो अपने सौतेले बाप को अपनाती है या अपने असली बाप के पास जाना चाहती है। ढिठाई कल भी उस शख्स पर खत्म थी, ढिठाई आज भी उसी शख्स पर खत्म हो रही थी। मैंने जिस दिन उसे सच बताया ना अली आजम, उस दिन मैं उसे पूरा सच बताऊंगी, आधा नहीं। उस दिन वो अपने सौतेले बाप को मजीद चाहेगी और अपने असली बाप को देखना भी नहीं चाहेगी। मुझे एक बार उससे मिलने की इजाजत दे दो, ये मेरा हक है और तुम मुझे इससे नहीं रोक सकती। वो मिन्नत कर रहा था या धौंस जमा रहा था, जो भी था इफ्जा के लिए नाकाबिले कबूल था। ये हक तुम 15 साल पहले खो चुके थे। मेरी बेटी से दूर रहो, यही तुम्हारे हक में अच्छा है। वो इतना कहकर आगे बढ़ गई थी। तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। वो उसे जाता देखकर पीछे से ही चिल्लाया था। इफ्जा ने अपने कदमों को मजीद तेज कर दिया था। वो जल्द अज जल्द इस शख्स से दूर हो जाना चाहती थी जो किसी भूत की तरह उसके रास्ते में खड़ा हो गया था और किसी साए की तरह उसकी बेटी की ताक में था। इफ्जा के मना करने के बावजूद वो शख्स उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक आ पहुंचा था। अब वो पूरी ढिठाई से उसके सामने बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंखें डाले बात कर रहा था, उसकी बेटी से मिलना चाहता था और उस पर अपना हक जता रहा था। रमीज और वो गुस्से और बेबसी से उसे अपने घर में अपनी छत तले बैठा देख रहे थे। रमीज का बस नहीं चल रहा था कि वह धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दे, लेकिन ये मसले का हल नहीं था। वो रहमत से कहीं बाहर मिल सकता था, बाहर मिलकर उसका ब्रेन वॉश कर सकता था, उसे सच्ची झूठी कहानियां सुनाकर इफ्जा और रमीज के खिलाफ कर सकता था। मैं एक बार तुम्हें इनकार कर चुकी, फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तुम हमारे घर में जबरदस्ती घुसकर हमें हरास कर रहे हो। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, मैं मिल लूँ फिर चला जाऊंगा। ये शराफत की जुबान तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? और अगर पुलिस को बुलवाना ही है तो बुलवाओ, मैं भी ये साबित ना कर दूं कि उसका असली बाप मैं हूं तो कहना। वो अपनी जगह से नहीं हिला था और ना ही उसका हिलने का कोई इरादा लगता था। किस बेटी से मिलना चाहते हो तुम, जिसका नाम भी शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा? अगर इतनी मोहब्बत उमड़ रही है ना बेटी की, तो उस पर रहम खाओ और यहाँ से चले जाओ। जो लड़की सारी जिंदगी यही समझती रही कि रमीज उसका बाप है, उसे अब तुम ये बताने आए हो कि तुम उसके बाप हो। उसकी शख्सियत को तबाह करने आए हो, उसके माँ बाप को उसकी नजरों में झूठा साबित करने आए हो, उसके एतबार की धज्जियां उड़ाने आए हो। क्या ये वो वजह नहीं जानना चाहेगी कि तुम्हारी जगह रमीज क्यों है? तब तुम उसे क्या बताओगे? कौन सी कहानी सुनाओगे कि किस मजबूरी के तहत तुमने उसे और उसकी माँ को छोड़ा था? इतना ही ख्याल है बेटी का तो उस पर एहसान करो और यहाँ से चले जाओ। उसने खामोशी से इफ्जा की बातों को सुना था और कुछ देर खामोश रहने के बाद उसकी तरफ देखा था। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ्जा ने तासुब से उसे देखा था। तुम एक ऐसे इंसान से बहस में सर खपा रही हो जिसने 15 साल पहले ना तुम्हारी सुनी थी और ना ही परवाह की थी। वो अब भी ना तुम्हारी सुन रहा है ना परवाह कर रहा है। उसे महज अपना मुफाद अजीज है। बेहतर है कि ऐसे शख्स को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। रमीज ने इफ्जा का हाथ नरमी से थामकर उसे समझाना चाहा था। ये रहमत को हमारे खिलाफ करने आया है। क्या आप देख नहीं रहे कि उसके इस तरह चले आने से क्या तबाही आएगी? हमारी जिंदगी में, रहमत की जिंदगी में वो रो देने को थी। उसके घर का सुकून बर्बाद होने जा रहा था। अगर हमने रहमत की तरबियत अच्छे से की है तो हमें यकीन होना चाहिए कि वो किसी ऐसे इंसान की बातों का यकीन नहीं करेगी जिसे रिश्तों का पास ही ना हो।
रमीज ने रोती हुई इफ्जा का हाथ थामकर उसे समझाते हुए तनफुर से सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे उस इंसान को देखा जो कभी उसका कुलीग इफ्जा का शौहर और इस लम्हे रहमत का बाप था। मामा, आप लोग यहाँ लॉन में क्या कर रहे हैं? हमें तो कुछ देर तक मूवी के लिए निकलना था ना। सामने पत्थरों की रविश पर चलती हुई 15 साल लड़की पोनी टेल को लहराते उनकी तरफ आ रही थी। इफ्जा ने पहले रहमत को देखा था और फिर रमीज को। वो दोनों खामोश थे और अली यकदम रहमत को देखकर अपनी जगह खड़ा हो गया था। मेरी बेटी, वो फरते जज्बात से आगे बढ़ा था। इफ्जा उसे रोकने को आगे बढ़ी थी, लेकिन रमीज ने उसका हाथ थामकर उसे रोकते हुए सर के इशारे से नफी में सर हिलाया था। इफ्जा बेबसी से होंठ भींच कर रह गई थी। अली ने फौरन से रहमत को झिपट कर गले से लगाया था। रहमत ने हैरत से उसे देखा और गैर आरामदेह हालत में उसे पीछे किया था। अली ने उसे बगौर देखा था। उसकी आंखें और नाक बिल्कुल उस जैसी थी। बाकी वो इफ्जा से मुशाबत रखती थी। बेटा, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, वो बहुत पुरजोश सा होकर कह रहा था। इस एक जुमले ने पीछे खड़े रमीज और इफ्जा को तड़पा डाला था। रमीज ने करब से आंखें मूंद ली थी। इफ्जा ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली थी। कौन है आप और क्या कह रहे हैं? वो हैरान खड़ी इस शख्स की दिमागी कैफियत पर शुबा कर रही थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुम्हारा असल बाप, अली आजम। रमीज वहीं सामने बैठ गया था। रहमत ने माँ की तरफ देखा था। मामा, ये क्या कह रहे हैं? कौन है ये? इफ्जा ने आगे बढ़कर रहमत का हाथ थामा और उसे अपने साथ घसीटकर अंदर ले जाने लगी। तुम ऐसे मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती। वो बीच में आया था, मुझे रहमत से बात करनी है, फिर तुम अपनी बात कर लेना। इफ्जा उसे परे धकेल कर रहमत का हाथ थामे अंदर की जाने बढ़ गई थी। अली वहीं रमीज के बराबर बैठ गया था। मामा, वो अंकल क्या कह रहे हैं? रहमत परेशान होकर इफ्जा से पूछ रही थी। 15 साल बाद कोई आकर आपके सामने खड़ा होकर आपकी शिनाख्त को मशकूक बना दे तो कैसा लगता है? उसे भी वैसा ही लग रहा था। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार वो बेहद परेशान सी माँ से पूछ रही थी। मेरी बात गौर से सुनो रहमत, वो शख्स जो बाहर खड़ा है वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा हकीकी बाप। वो इंसान जो तुम्हें दुनिया में लाने का सबब बना था, लेकिन उसने तुम्हें कबूल नहीं किया था। तुम्हें जिस शख्स ने कबूल किया है वो तुम्हारे बाबा रमीज हैं, जिन्होंने तुम्हें पाला है, तुम्हें प्यार दिया है, तुम्हारे सारे लाड उठाए हैं। वो रमीज हैं, तुम्हारे प्यारे बाबा। वो शख्स नहीं जो अब खुद को तुम्हारा बाप कह रहा है। तुम समझ रही हो ना? और वो नहीं समझ रही थी, फिर भी हाँ में सर हिला रही थी। वो मेरा पहला शौहर था, तुम्हारा बाप था। रमीज मेरे दूसरे शौहर हैं। वो हमारा माजी था और रमीज हमारा हाल है। वो फिर से हाँ में सर हिला रही थी, हालांकि उसका सर मनोवजनी हो चुका था, जिसे हिलाने में उसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसने हमें घर से, अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था, क्योंकि वो तुम्हें नहीं चाहता था। वो तुम्हारे वजूद से इनकारी था। क्या तुम समझ रही हो? वो समझ रही थी, तभी रो रही थी। इफ्जा ने उसे प्यार से गले लगाया था। रहमत माँ के गले लगते ही खुलकर रोने लगी थी। अब इससे सच्चाई छुपाना हमाकत थी, सो इफ्जा ने उसे सब साफ बता दिया था। रहमत पथराई नजरों से अपनी माँ को देख रही थी, साएं साएं करते कानों से इन्हें सुन रही थी। हर्फ हर्फ, लफ्ज लफ्ज। अब वो तुमसे मिलने आया है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं है तुम्हारे सिवा। वो तुम्हें झूठी सच्ची मोहब्बत से कहानियां सुनाएगा, तुम्हारा दिल बहलाएगा। तुम्हें बस अपनी माँ की बात पर यकीन रखना है, अपने बाबा का मान रखना है। तुम ऐसा करोगी ना मेरी प्यारी बेटी? आंख से छलकते आंसुओं को इस प्यारी बेटी ने साफ करने की जहमत भी ना की और ना ही सर हिला सकी थी। वो अब उठकर खिड़की के पास चली आई थी, जहां से लॉन का मंजर वाजे था, और वो साथ साथ बैठे इन दोनों इंसानों को देख रही थी जो उसके बाप थे। इन दोनों इंसानों में से अपना बाप तलाश कर रही थी, अपना असल बाप। उसे अब अपने बाप से मिलने जाना था, इस बाप से जो 15 साल बाद उसका बाप बनकर उसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद करने चला आया था। उसे इस बाप की कहानी भी सुनना थी। उसके बाप की कहानी उसकी माँ की कहानी से मुख्तलिफ थी, जिसमें सवाए अपने दिफा और उसकी माँ की खता के कुछ न था। मैं कसूरवार था, लेकिन मुझसे ज्यादा कसूरवार तुम्हारी माँ थी। वो चाहती तो अपना घर बचाने की पूरी कोशिश कर सकती थी, नीलम को कबूल कर सकती थी, उसके साथ गुजारा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी अना का मसला बनाकर अलग होना पसंद किया। वो महज नीलम की बात कर रहा था, रहमत की नहीं। वजह नीलम को बना रहा था, रहमत को नहीं। वो नीलम को कबूल कर भी लेती तो आपकी शर्त कैसे कबूल करती? ये वो महज सोच सकी थी, कहा नहीं था। अभी उसने बोलना नहीं था, महज सुनना था। वो खुद घर छोड़कर गई थी, मैंने उसे नहीं निकाला था, ना मैंने उसे जाने का कहा था। ये सरासर उसका अपना फैसला था, तो बुरा मैं क्यों बन गया? वो अपने कहे सब जुमलों से मुकर गया था, जिन्होंने उसकी माँ को वहां से जाने पर मजबूर किया था, ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया था। वो जुमले भी शायद उसके नजदीक मजाक ही थे, जैसे ये रिश्ता। हाँ, आपने सिर्फ इन्हें ये कहा था कि इस घर में रहने के लिए इन्हें आपकी बात मानना होगी, मुझे मारना होगा और बस। इसे निकालना नहीं कहते, लेकिन इसे बसाना भी नहीं कहते। वो सभी जवाब अंदर ही अंदर खुद को दे रही थी, अपने बाप को नहीं। एक बार जाने के बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आई, क्योंकि वो लौटना ही नहीं चाहती थी। वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो मजलूम बन गया था और उसकी माँ को जालिम बना डाला था। खुद बेकसूर था, सारा कसूर उसकी माँ का था। वो या आप, रहमत ने लब भींच लिए थे। उसने मुझसे खुद तलाक मांगी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था।
कोई रस्सा आपने छोड़ा था उनके लिए? उसने शायद पहले से सोच रखा था कि वो अब मुझसे तलाक चाहती है, इसलिए उसने मेरी शादी पे कोई मज़ाहमत नहीं की। उसने मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मुझसे तलाक माँग ली थी। इससे पहले वो जो भीख माँग कर आई थीं, वो आपने देना गवारा ना किया, तलाक फ़ौरन दे डाली। मैं फिर ऐसी औरत को कैसे बसाता जो खुद बसना ना चाहती हो, और वो क्यों बसना नहीं चाहती थी उसका जवाब मुझे बहुत जल्द मिल गया। वो रमीज से शादी करना चाहती थी और उसने यही किया। अपनी इद्दत के ख़त्म होते ही उसने रमीज से निकाह कर लिया। सामने खड़े मर्द ने अपनी तरफ मजबूत करने के लिए आसान काम किया था, एक औरत पे इल्ज़ाम लगा दिया था। तो आप चाहते थे कि वो सारी उम्र आपके नाम पर बैठी रहती, मातम मनाती रहती। मर्द अपनी छोड़ी हुई औरत को कभी हंसता और बसता हुआ नहीं देख सकता। ये आखिरी जुमला सोचकर वो मजीद कोई सफाई और वजाहत सुनने के मूड में नहीं थी। इस इंसान के पास अपने हक में देने के लिए झूठी सफाइयां और उसकी माँ को देने के लिए बहुत से इल्ज़ाम थे जो उसे अब नहीं सुनना थे। उसके सामने उसकी माँ की गुज़िश्ता 15 साला ज़िंदगी थी और सामने खड़े शख्स की ज़िंदगी के 15 घंटे भी ना थे। फिर वो कैसे अपनी माँ की किसी बात पर एतबार ना करती और उस शख्स की हर बात आंखें बंद करके मान लेती। ठीक है, होगी उसकी माँ भी कसूरवार, कि उसका क्या कसूर था कि वो 15 साल उससे बेखबर रहा। बीवियों को तो बहुत मर्द छोड़ देते हैं, औलाद को कौन ऐसे छोड़ता है? बीवी को तो तलाक देकर रिश्ता खत्म कर डाला था, तो उसे किस खाते में डाला था उस शख्स ने? फिर वो कैसे ऐसा बेपरवाह बनकर खड़ा था कि जैसे बेचारा बनकर खड़ा था कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, जैसे उसके सारे हिसाब साफ हों। उसकी सारी कहानी में सिरे से रहमत का कोई तज़किरा था ही नहीं। वो अपना गुनाह छुपाकर उसकी माँ पे गुनाहों का सारा मलबा डाल चुका था। खुद हर किस्म के इल्ज़ाम से बरियल जमा होकर मजलूम बना खड़ा था और उसकी माँ को जालिम बना चुका था। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो असल बात पे आ गई। उस शख्स का मकसद जानना चाहती थी कि 15 बरस बाद वो उसकी तलाश में वहाँ क्यों आया था? इससे क्यों मिलना चाहता था? उस पे कौन-सा हक जताने आया था? 15 बरस बाद उसे धुतकारी हुई बेटी कैसे याद आ गई? कैसे उसे याद आ गया कि वो किसी का बाप भी है? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना बाप कबूल करके मेरी मजबूरियों को समझकर मेरे साथ चलो। रहमत ने इस खुदगर्ज शख्स को देखा जो उसका बाप था। मेरी कोई औलाद नहीं है एक तुम्हारे सिवा। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मेरी सारी प्रॉपर्टी की मालिक, मेरी सारी मोहब्बत की हकदार। मैं अब तुम्हारी कमी बहुत महसूस करने लगा हूँ। मुझे अब तुम्हारे बिना रहना बेहद मुश्किल लगने लगा है, और ख़ासकर अब जबकि मैं तुमसे मिल भी चुका हूँ। कोई एक बात, कोई एक जुमला रहमत के दिल को उसके हक में नरम नहीं कर पाया था। वो उसे अपने साथ ले जाने की बात कर भी कैसे सकता था, और उसे लगता था कि वो राज़ी बरज़ा उसके साथ चल पड़ेगी। क्या ये सब उसके लिए इतना आसान था? शायद इतना ही आसान था, तभी वो एक रिश्ते को छोड़कर बआसानी दूसरे को अपना लिया करता था। वो उसका खून ज़रूर थी, लेकिन उसकी तरबियत नहीं थी कि अपने माँ-बाप की मोहब्बत को भूलकर उसके साथ चल पड़ती। रिश्ते एहसास के हुआ करते हैं, जज़्बात से बना करते हैं। सामने खड़े शख्स से भले उसका खूनी रिश्ता हो, मगर ना उसके दिल में उसके लिए कोई एहसास था और ना ही कोई जज़्बा। मुझे एक बार अपनी माँ से बात करनी है, फिर मैं आपको जवाब दूँगी। उसके इस जुमले में अली को ऐसी उम्मीद दिखाई दी कि वो यकदम खिल उठा था। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि सारा कसूर आपका था। ये उसने नम आँखों से माँ को देखा। वही आँखें जो हूबहू उसके बाप की थीं। उससे कम वो कुछ कहता तो मुझे हैरत होती। उसे यही कहना चाहिए था। इफ़्ज़ा ने होले से मुस्कुराकर रहमत को देखा। मुझे क्या करना चाहिए? वो अब माँ को देख रही थी, इससे सवाल कर रही थी। तुम्हारे सामने अपनी माँ की गुज़िश्ता 15 साला ज़िंदगी है और अपने बाप की चंद घंटों की बातें। या तो तुम उसके अल्फ़ाज़ पर यकीन कर लो या अपनी माँ की ज़िंदगी पर। वो उसकी आँखों में देखकर सपाट से लहज़े में बोली थी। इससे पहले उसने कभी माँ को ऐसे लहज़े में बात करते नहीं देखा था। इससे पहले कि ऐसी कोई सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में आई भी नहीं थी। तो फिर आपको मेरे सामने एक अदालत लगाना होगी जिसकी वकील आप होंगी और जज मैं। क्या आप अपनी बेटी के लिए इस शख्स के सामने नहीं जा सकती? इससे पिछले सारे हिसाब नहीं माँग सकती? वो माँ के हाथों को थाम कर इल्तिजा कर रही थी। तुम्हें अब भी गवाह और दलील चाहिए? मेरी बात का यकीन करने के लिए उसे लगा था कि रहमत उसकी बात का यकीन नहीं कर पा रही। आपका हर हर्फ मेरे लिए ईमान का दर्जा रखता है, किसी आसमानी सहीफे की तरह जिस पर ईमान बंद आंखों और खुले दिल से लाया जाता है। मुझे सिर्फ इस शख्स के मुंह से सच सुनना है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपको सामने पाकर भी वो शख्स झूठ बोलेगा या वो सच कहेगा। बहुत साल पहले मैं अदालत लगा चुकी हूँ, तब एक फैसला उसने सुनाया था और एक मैंने। अब ये काम तुम्हें खुद करना होगा। अपना वकील और जज तुम्हें खुद बनना होगा। आज की तारीख में सब तुम्हारे हाथ में है, मुकदमा भी और फैसला भी। इफ्जा ने सब उस पर छोड़ दिया था। रहमत ने अपने कदमों को एक पल को कमजोर होते पाया और फिर उसने दरवाजे पर खड़े अपने बाप को देखा जो खामोश था लेकिन सब सुन रहा था। आप भी वही कहेंगे जो मामा कह रही हैं? रमीज ने हाँ में सर हिलाया था। मैंने इनकी सब बातें सुनकर भी उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। यही मेरी तरबियत थी। क्या मुझे इन्हें दो टोक सब कहना चाहिए? क्या मुझे इनसे इनके गुनाहों का हिसाब मांगना चाहिए? उसकी कहानी की सबसे मजबूत कड़ी तुम हो रहमत। ये कहानी इस डगर पर तुम्हारी वजह से है।
तुम्हारी माँ ने उसे तुम्हारी वजह से छोड़ा, तुम्हारे रमीज बाबा ने तुम्हारी माँ को तुम्हारी वजह से अपनाया, तुम्हारा बाप भी इस छत तले तुम्हारी वजह से मौजूद है। अब जो करना है तुम्हें करना है। अल्लाह ने कहानी के अंजाम के लिए तुम्हें चुना है। अल्लाह की रहमत को तुम वो करोगी जो तुम्हें ठीक लगेगा। अपना फैसला तुम खुद सुनाओगी, अपनी मंजिल तुम खुद चुनोगी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की कि तुम किसी कदम पे भी कमजोर पड़ो। तुम एक मजबूत माँ की मजबूत बेटी हो। तुम्हें मजबूती रहना है, कमजोर नहीं पड़ना। अपने इरादे को मजबूती दिखाओ और फैसला लो जो तुम्हें ठीक लगता है। वो उसके कांधे पे एक उम्मीद भरा हाथ धरता उसे मजबूती दिला रहा था। वो चंद सानिये उसे देखती रही और फिर एक गहरी सांस भरकर बाहर की जानिब बढ़ गई। इफ्जा और रमीज ने उसे जाते देखा और फिर एक दूसरे को। वो क्या करेगी? वही करेगी जो उसे करना चाहिए। रमीज ने एक थकन ज़दा मुस्कुराहट से इफ्जा को देखा और उसका हाथ थाम लिया। अली ने सर उठाकर उसे सामने खड़ा देखा तो जो सीने पे हाथ बांधे बिना किसी तासुर के उसे ही देख रही थी। वो जरा की जरा मुस्कुराया। पीछे लॉन के सिरे पे उसके माँ बाप खड़े थे, खामोश और सहमे हुए। अली ने एक नज़र उन पर डाली थी और उसे लगा था कि रहमत उसके साथ जाने पर आमादा हो गई है। तभी उनके चेहरे ऐसे स्याह हैं। उसे अपनी कामयाबी इन दोनों के चेहरों पर दिखाई दे रही थी। वो जो करने आया था कर डाला था। मैं जानता था कि तुम मेरी बात का यकीन करके मेरे साथ चलोगी। तुम अपने बाप की मजबूरी को समझोगी। खून में इतनी कशिश तो हुआ करती है कि वो अपने खून को खींच ले, उसे अपना ले, अपना बना ले। तुमने अपने बाप को माफ कर दिया, उसे अपना लिया। तुम्हारे बाप के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का हसीन तरीन दिन है। वो जरूरत से ज्यादा पुरउम्मीद हो चला था। उसके सामने आकर खड़ा हो जाने से उसने कितने मफरूजे अपनी जानिब से घर डाले थे। सच्चे कम झूठे ज्यादा। उसे खुशफहमी थी या गलत फहमी, जो भी थी, रहमत को हंसी आ गई थी। मेरी कोई भी बात सुने बिना आप कैसे इतनी बड़ी बातें कर सकते हैं? कैसे आप ये बात मान सकते हैं कि मैं आपके साथ जाने पे आमादा हूँ, आपके साथ रहने पे आमादा हूँ? ये इतना आसान क्यों लगता है आपको? अली ने उसे उलझी हुई नजरों से देखा था। उसके मुस्कुराते लब भिंच गए थे। पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब तो दे दें, फिर साथ भी ले जाइएगा। कैसे सवाल? वो जरा चौंका। आपकी कहानी में रहमत तो कहीं है ही नहीं। उसे भी तो कहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये कहानी तो है ही रहमत की। फिर वो आपकी कहानी से निकल कैसे गई? अली ने उसकी तमस्कुराना हंसी को देखा था और उसे लगा था जैसे बाजी को वो जीत समझ रहा था, वो उसकी हार बन चुकी है। मामा एक बुरी औरत थी जिन्होंने रमीज बाबा से शादी कर ली, लेकिन ये तो आपने बताया नहीं कि उन्होंने ये शादी नीलम और आपकी शादी के बाद की थी या पहले? मुझे सिर्फ सच सुनना है, क्योंकि मेरे पास नीलम का कॉन्टैक्ट नंबर है और मुझे उम्मीद है कि वो अब सिर्फ सच ही बोलेगी। कम अज कम आपके लिए वो अब झूठ नहीं बोल सकती। उसने सामने खड़े उस शख्स का रंग उड़ते देखा था। आपने ये भी नहीं बताया कि पहले अफेयर किसका चला था, मामा और बाबा का या आपका और नीलम का? अब सामने खड़े शख्स का रंग स्याह पड़ा था। उसने ये शादी मेरी और नीलम की शादी के बाद की थी, क्योंकि उसकी तलाक तुम्हारी पैदाइश के बाद मुमकिन थी। तब तक उसे इंतजार करना पड़ा था। ये उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो मुझसे बावफा थी। उसने रमी से शादी के लिए ही मुझसे तलाक ली थी, वरना वो तलाक लेने में इतनी जल्दी ना करती, ना ही अपनी इद्दत के खत्म होते ही शादी कर लेती। उसके दिल में रमीज के लिए कहीं कोई नर्म गोशा था ही नहीं। तो ऐसा हुआ था, वरना ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? तो गोया पहले शादी आपने की, फिर मेरी माँ ने, फिर वो बद किरदार और आप बुलंद किरदार कैसे हो गए? और इस सब से ये कैसे साबित हो गया कि उन्होंने आपसे तलाक बाबा के लिए ली थी? हो सकता है कि उन्होंने आपसे तलाक आपकी दूसरी शादी की वजह से ही ली हो और बाद में बाबा से शादी कर ली हो। आखिर वो कब तक अकेले जिंदगी गुजारती? इन्हें किसी ना किसी से तो शादी करना ही थी, तो बाबा से कर ली। इसमें बुरा क्या है भला? आपको इस बात पर एतराज है कि ये शादी उसी मर्द से क्यों की गई जिसकी बीवी से आपने शादी की थी? या आपको ये एतराज है कि ये शादी इतनी जल्दी कैसे कर ली गई? एक तलाक याफ्ता औरत का शादी करना उसे बद किरदार बना देता है, तो एक शादीशुदा मर्द का दूसरी शादी करना उसे पाकबाज कैसे बनाता है? तो इसे क्या जरूरत थी तलाक लेने की? क्या वो मेरे साथ नहीं रह सकती थी पहली बीवी बनकर? दुनिया भर की औरतें शौहरों की दूसरी शादियां बर्दाश्त करती हैं, वो नहीं कर सकती थी क्या? मैंने शादी ही की थी, गुनाह तो नहीं किया था। फिर उसे क्या जरूरत थी अपना अच्छा भला घर तबाह करने की? वो बुरी तरह चिल्लाया था। जिनके पास दलील नहीं हुआ करती, वो अपने लहजों को ऊंचा कर लिया करते हैं ताकि अगले की दलील को दबा सके। वो जरूर बर्दाश्त कर लेती अगर आप इन्हें माँ बनने देते तो। वो बतौर बीवी तो सभी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बतौर माँ वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जिस पर आप उन्हें मजबूर कर रहे थे। अली के कदम लर्जे थे। इफ्जा ने उसे सब बता दिया था, साफ साफ और वाजे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रहमत मुस्कुरा दी थी। वो अब भी झूठ बोल रहा है, वो जानती थी। उसकी माँ ठीक कहती थी कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानता, बस झूठ पे झूठ बोलता, सच को दबाने की कोशिश करता है। आपने उनसे कहा नहीं था कि वो अपना बच्चा यानी कि मुझे मार दे, क्योंकि मैं आपकी ख्वाहिश नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वो जरा हकलाया था। अब की बार झूठ बोलना उसे इतना आसान नहीं लगा। आपने कहा था कि नहीं। इसकी बात काटकर वो चिल्लाई थी। वो लब भींच कर रह गया था। इस बार वो कुछ नहीं बोला था। खामोशी एतराफ की निशानी थी। रहमत की आंखें डुबडुबा गईं, लेकिन उसने खुद को अगले पल मजबूत कर लिया था।
वो रमीज और इफ्ता की बेटी थी, उसे मजबूती से लड़ना था। जब मामा ने आपसे कहा कि आप बेटी के बाप बनने वाले हैं, तो आपने कहा था ना कि आपको औलाद, खास कर बेटी, बिल्कुल नहीं चाहिए। कहा था कि नहीं? वो पूछ रही थी। अली का सर झुक गया था। रहमत की आंखों से अब की बार एक आंसू छलका था। जिस शख्स से उसकी पैदाइश से पहले ही उसके लिए नापसंदगी का इजहार किया था, वो अब उसके लिए कैसे पसंदीदा हो गई थी, जिसे वो कभी दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। कैसे 15 साल बाद उसे अपनी दुनिया बनाना चाहता था। जब मामा ने कहा कि आप अल्लाह की रहमत से इनकार कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि आपको अल्लाह की रहमत नहीं चाहिए। कहा था कि नहीं? वो चिल्लाई थी। बेटा, मैं वो रूहान सा होकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी। कोई सफाई या कोई दलील, कुछ नहीं। उसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए था, और बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहा था या नहीं? वो उसकी बात काटकर पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। अली ने कर्ब से आंखें मूंद ली। उसमें हाँ कहने की हिम्मत नहीं थी, और ना करने का कोई फायदा नहीं था अब। जिसके लिए ये सब कहा, वो आपके सामने खड़ी है। 15 साल पहले जिस रहमत को मारना चाहते थे, उसको पाने के लिए 15 साल बाद तड़प रहे हैं। जिसका वजूद काबिल कबूल नहीं था, अब उसे कैसे कबूल करने चले आए हैं। आपको तो अल्लाह की रहमत नहीं चाहिए थी, तो फिर अब आपको रहमत ही क्यों चाहिए? उसने नफरत से अपने सामने खड़े शख्स से सवाल किया था, जिसके जवाब में वो खामोश रहा था, आंसू बहाता रहा था, शिकस्त खोरदा सा सर झुकाए खड़ा था, नादिम था। रहमत ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं की धार को सख्ती से रगड़कर साफ किया, और रूहान से लहजे को मजबूत किया। उसे कमजोर नहीं पड़ना था, उसे कमजोर नहीं दिखना था। आपने कहा ना कि आपको अल्लाह की रहमत नहीं चाहिए, तो देख ले अली आजम, अल्लाह ने आपको रहमत नहीं दी। अल्लाह ने आपको अपनी रहमत से दूर कर दिया, हमेशा के लिए। जो इतने बड़े बोल बोल डाले, उसे फिर अपने कहे की कीमत भुगतना पड़ती है। आप भी भुगतेंगे, और सारी उम्र भुगतेंगे। बेटियों को दुत्कारने वालों को बेटे भी नहीं मिला करते फिर, भले वो 100 शादियां कर डालें। एक पल को रुककर उसने अली को देखा, जिसकी आंखों से आंसू जारी थे, और वो अब घुटनों के बल जमीन पर गिर गया था। उसके हाथ हवा में बुलंद हुए थे, और उसने सर उठाकर रहमत की जानिब देखा था, डुबडुबाई नजरों और लरजते होंठों के साथ। देखो, अपने बाप को, जो आज तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगने आया है, एक उम्मीद लेकर आया है कि तुम उसे माफ कर दोगी, समझोगी कि वो गलतियों का मदावा करने आया है। मुझसे गुनाह हुआ, तुम तो गुनाह मत करो। मैं पत्थर दिल बन गया, तुम तो मोम हो जाओ। मैं कम ज़र्फ़ था, तुम आला ज़र्फ़ी दिखाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रहमत रखा, कुछ तो अपने बाप पे रहम खाओ। उसे ऐसे मत धुतकारो। मैं औलाद के लिए, उसे पाने के लिए पल-पल मरा हूँ। मुझे ऐसे मत मारो। एक बार माफ़ करके मेरे गले लग जाओ। अपने बाप पे बस इतना सा तरस खा लो, इतना सा ही सही, लेकिन ताल्लुक जोड़ लो। औलाद की ठंडक क्या होती है, एक पल को ही सही, लेकिन इसे महसूस करने दो। तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, बस मुझे बाप मानकर मुझसे मिल लिया करो। रहमत तल्खी से मुस्कुराई थी। पीछे खड़ी इफ्जा ने अपना रुख आंसू छुपाने के लिए मोड़ लिया था। रमीज ने अपना सर झुका लिया था। सामने घुटनों के बल गिरे शख्स को उन्होंने सारी जिंदगी अकड़ कर खड़े देखा था। उसका झुकना जैसे इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। औलाद जब छोटी होती है तो कुछ दे नहीं सकती, तब देने की बारी माँ बाप की होती है। पहले बारी उनकी होती है और उन्हें ही पूरी करनी होती है। दूसरी बारी औलाद की होती है, जो औलाद की जवानी और माँ बाप के बुढ़ापे से शुरू होती है। तब इन्हें देना होता है, अपनी बारी पूरी करना होती है। जो माँ बाप अपनी बारी पूरी किए बिना चाहते हैं कि दूसरे की बारी से फायदा उठाएं, वो हमेशा खाली हाथ ही रह जाते हैं। जिन्होंने दिया नहीं होता, वो पाने के लिए क्यों तड़पते हैं? इन्हें इसी तरह नामुराद लौट जाना चाहिए। यही इनकी सजा है, और यही आपकी सजा होनी चाहिए। उसने दुख से अली के जुड़े हाथों को देखा, जो अब हाथ गोद में गिराए, सर नीचे झुकाए, फूट फूट कर किसी बच्चे की तरह रो रहा था। रहमत की अपनी आंखों में भी आंसू थे। उसने आंसुओं का एक गोला अपने हलक में उतार दिया। मेरी माँ ने मेरा नाम रहमत रखा। वो बचपन से मुझे अल्लाह जी की रहमत कहकर बुलाती और उठाती रही है। मैं इस नाम की लाज रखूंगी। रहमत बनकर बस आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन आपसे मिलूंगी या आपके साथ जाने पे आमादा हो जाऊंगी, ये आपकी भूल है। आप भूल जाएं। आपको बाप कहकर बुलाऊंगी, ये ख्याल दिल से निकाल दें। आपकी आंखों और दिल की ठंडक बनूंगी, इस सोच को मार डालें। मैं अपने माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, पुरसुकून हूँ, मुझे सुकून से रहने दें। दो कश्तियों का सवार बनाकर मुझे डुबोने की कोशिश मत करें। अगर वाकई आपके दिल में अपनी बेटी के लिए जरा सी भी मोहब्बत है, तो उसे इन रिश्तों के साथ सुकून से जीने दें, जिन्हें वो अपना मानती है। उसे बार बार जहनी आजमाइश से दो चार करने और उसकी जिंदगी में मत चले आइए। अली ने एक आखिरी उम्मीद से उसकी जानिब देखा था। रहमत ने सर नफी में हिलाया। नहीं अली आजम, वक्त ने यही फैसला सुनाना था, और यही फैसला सुनाया है कि रहजनों को कभी रहबर नहीं मिला करते। वो वापस लौट गई थी और चलते हुए इफ्जा और रमीज के बराबर आकर खड़ी हुई। दोनों का एक एक हाथ अपने हाथ में लिया, और इन्हें आंखों से लगाते हुए मुड़कर जमीन पर बैठे लूटे फूटे इंसान को देखा, जो खाली दामन खाली हाथ था। वो अब अपने दोनों माँ बाप को देखकर मुस्कुरा दी, जिनकी वो बेटी थी, उनकी रहमत थी।